तो देखो, कल ही के चीज को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करने हैं, एंड देन हम लोग आपके क्वेरीज लेंगे, जो भी रहेंगे, कुछ चार्ट डिस्कस करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसमें पता नहीं कितने लोग को कंफ्यूजन है या फिर समझ में आ गया है, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट है अपना पीई का, है ना। और पीई का क्या वैल्यू, पीई का मतलब क्या होता है? पीई का मतलब होता है आपका मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट, है ना। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ था। है ना, तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ था। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, जैसे जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ता जाता है ना, उस हिसाब से ये जो पी है वो कम होता जाता है ना। ये अपन ने लास्ट टाइम कल डिस्कस किया था। ठीक है, देखो अभी इसको फर्दर आप लेके जाते हैं आगे, कि एक चीज होती है आपकी, अब मुझे देखते हैं समझ में आता है कि नहीं, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कैसे जाएगा? हाँ, ठीक है, अभी देखो कितने लोगों को पहले तो ये समझ में आती है बात। देखो कि सबसे पहले एक क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी पी का ना एक और फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था वो तो हमने ऑलरेडी बताया आपको, मैं आप नोट भी करते रहो आप मेरे साथ। एक क्या होता है, मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? दिस इज द मार्केट कैप ऑफ अराउंड 20,000 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट में आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, एंड नेट प्रॉफिट आपको 79,000 करोड़ का दिखता है। ठीक है, ये टीटीएम का क्या मतलब होता है? लास्ट 12 मंथ्स, मार्च 2023 के बाद से अब तक के, अभी मतलब साल कंप्लीट नहीं हुआ आपका, मार्च 2023 के बाद से जो भी महीने हुए वो यहाँ पे आएगा, और 79,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप अगर 20 लाख को 79,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाता है, तो आपका बन जाता है पी रेशो। ठीक है, अब पी रेशो का एक फॉर्मूला और भी होता है, और वो होता है आपका प्राइस अपॉन ईपीएस। ठीक है, प्राइस अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अपॉन ईपीएस। ठीक है, हाँ मतलब सेम ही, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए तो बोला ना एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो सेम ही है, बट मैं उससे कुछ बताना और चाह रहा हूँ। जैसे अगर आप बोलोगे ना, तो देखो, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस। ठीक है, प्राइस का मतलब होता है जो मार्केट का प्राइस है। मेरा ये दिख रहा है ना आपको, क्या बोलते हैं, नोटपैड, प्राइस अपॉन ईपीएस। ठीक है, अब कुछ लोग को देखो, कॉन्सेप्ट आपने समझना है, कि कुछ लोग को ना ये नहीं पता कि ईपीएस क्या होता है। ठीक है, देखो जो आप समझो मार्केट कैप एंड नेट प्रॉफिट। मार्केट कैप क्या होता है आपका, मेरा ये नोटपैड दिख रहा है ना आपको ना? देखो, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, चैट, नोटपैड दिख रहा है, यस। ठीक है, तो ये देखो, ये जाएगा कैसे? हाँ, देखो, मार्केट कैप का क्या मतलब होता है, टोटल कंपनी की वैल्यू। ठीक है, अगर मार्केट कैप को, टोटल कंपनी की वैल्यू को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो आपको प्राइस मिलता है एक शेयर का। ठीक है, जैसे अगर इन केस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी मार्केट कैप कितनी है, 20 लाख करोड़ की है। उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो कि टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज के कितने शेयर है मार्केट में, तो आपको प्राइस मिलता है, बराबर। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट। अब ईपीएस क्या है? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट को आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो आपको ईपीएस मिलता है। ठीक है, पूरा कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, ये फॉर्मूला आप ये भी लिख के रखो, पी का प्राइस अपॉन ईपीएस, प्राइस अपॉन ईपीएस। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे आपको, ये देखो,
बात सेम ही हुई, ठीक है, देखने का नजरिया अलग है, आप कल को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे आपका क्या सीन है भाई, यहाँ पे ये देखो, ये जो मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप आपकी टोटल मार्केट कैप है, अगर इसको आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लिया ना तो आपको एक शेयर की वैल्यू मिलती है, ठीक है। वैसे ही ये जो नेट प्रॉफिट है, ये आपका साल भर का नेट प्रॉफिट है, बराबर। इसको अगर आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लिया ना तो आपको ईपीएस मिलता है, अर्निंग पर शेयर मिलता है, ठीक है। तो वही बात है, आप पी देख रहे हो, ईपीएस देख रहे हो, ये वो देख रहे हो, सब एक ही चीज को घुमा घुमा के देखने की बात है, ठीक है। अब एक जो नेक्स्ट चीज है वो है डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है। मेरे को बताओ इक्विटी किसको बोलते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी लास्ट टाइम मेरे ख्याल से डिस्कस किया हुआ है। इक्विटी किसको बोलते हैं, इक्विटी किसको बोलते हैं भाई, याद है क्या आपको, लिख के बताओ इक्विटी किसको बोलते हैं। नहीं, इनिशियल कैपिटल को इक्विटी नहीं बोलते हैं, इनिशियल कैपिटल इज व्हाट, शेयर कैपिटल, ठीक है, दैट इज नॉट इक्विटी। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज कॉल्ड इक्विटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं आपको बताता हूं, रिजर्व एंड इक्विटी नहीं, रिजर्व एंड इक्विटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं आपको ग्रैन्यूल्स का एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो, देखो ये जो है ना, ये इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल को शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, प्लस रिजर्व, इन दोनों को मिला के टोटल इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। दोनों को मिला के इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी कैपिटल को मैंने ऑलरेडी बोला, शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, प्लस रिजर्व, अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो उसको इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो रहा है, डेट टू इक्विटी मतलब ऊपर डेट है नीचे इक्विटी है, बराबर। तो यहां देखो आप, इसका डेट कितना है, डेट मतलब बोरिंग, कर्जा, इसका बोरिंग कितना है 1380, बराबर। अपॉन इक्विटी, इसकी इक्विटी कितनी है, या दोनों इक्विटी मतलब कितना होता है 29 और 2943 प्लस 24, मतलब 1380 डिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट 2950, देखो कितना होता है, एक बार चेक करो, ये देखो 1380 डिवाइडेड बाय 29 एंड लेट्स से 50 एग्जांपल, ठीक है। तो इक्वल टू कितना बनता है, ये आपका बनता है 0.46, ठीक है। तो यहीं पे आप देख सकते हो, ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो किधर, ये देखो 0.46 और 0.47, थोड़ा एग्जैक्ट अगर आपने कर लिया होता तो। बोलो आर यू क्लियर विद दिस, है ना, कॉन्सेप्ट आपने समझ में आ गया ना, काम हो गया, आपको पता चला इक्विटी क्या है और डेट क्या है। डेट मतलब बोरिंग, तो अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो मिलता है। बोलो आर यू क्लियर विद दिस, व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ आप, ठीक है। अब मैं रेशो, अब जनरली आप जब मीडिया वीडिया में सुनते हो ना तो आपको जनरली ना ये सुनाई देता है डेट टू इक्विटी रेशो, बराबर। लेकिन अब मेरे को बात बताओ कि आप, ये इक्विटी क्या चीज है, इक्विटी वो चीज है ना, अब जैसे इक्विटी में ये इक्विटी कैपिटल भी है, जो कि पहले इन्होंने कभी इनिशियल पैसा लगाया होगा, उसमें लैंड खरीदी होगी, ठीक है, मतलब बेसिकली दिस इज बुक वैल्यू। और आपको पता है कि बुक वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मार्केट वैल्यू क्या है या मार्केट कैप क्या है, क्योंकि बुक वैल्यू के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं, ब्रांड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हो रहा है, उसके बाद मार्केट वैल्यू बन रही है। तो एक्चुअली जो पूरी दुनिया देखने में लगी हुई है कि डेट टू इक्विटी, उससे इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है, मार्केट कैप टू इक्विटी, मार्केट कैप टू, सॉरी, डेट टू मार्केट कैप। इक्विटी से इंपॉर्टेंट मार्केट कैप है ना, हालांकि कोई रेशियो देखता नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो ना तो डेट कितना है इस पे 1380 करोड़ का, डिवाइडेड बाय 10160, क्योंकि बुक वैल्यू से इंपॉर्टेंट मार्केट कैप है आपका। समझे बात को, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, हालांकि वो रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीन क्या है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है ना शेयर प्राइस के हिसाब से, क्योंकि जो इक्विटी वैल्यू है वो तो फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन, क्योंकि अगर कल को मार्केट 20-30% से गिर जाती है तो बदलेगा क्या, मार्केट कैप बदलेगा ना, क्योंकि मार्केट कैप डायरेक्टली शेयर प्राइस से लिंक्ड है, बुक वैल्यू या फिर इक्विटी बदलेगा नहीं, इसलिए डेट टू इक्विटी देखा जाता है। लेकिन डेट टू इक्विटी से इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट कैप देखना, क्योंकि डेट टू इक्विटी मतलब जब कंपनी शुरू हुई थी तब की बात है, बट आज का सीन डिफरेंट है ना। सो आर यू क्लियर विद दिस। सो अगर आपको सच में कर्जा देखना है कि किसी कंपनी पे कितना कर्जा है, ठीक है, अब अगर मोटा मोटा मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं आपको मोटा मोटा ये बताऊं कि अगर अपन ग्रेन्यूल्स की बात करें तो आज ग्रेन्यूल्स पे आप देखोगे तो कितना कर्जा है, अगर डेट टू इक्विटी पे देखेंगे ना, इस हिसाब से रेशियो क्या बताता है, उसके पास जितना खुद का इक्विटी है, ठीक है, उसके पास जो खुद का जितना इक्विटी है ना, उसका ऑलमोस्ट आधा कर्जा है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब ऑफ मार्केट शायद कुछ सेटलमेंट हो तो, लेकिन आज के दौर में ग्रैन्यूल्स पे कर्जा कितना है 1380 करोड़ का, लेकिन इसकी ये इक्विटी सही नहीं है, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी उसकी, अगर कल को ग्रैन्यूल्स मार्केट में बिकने लग जाए तो 10,000 करोड़ की उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, और 1380 करोड़ उसका कर्जा है, तो इस हिसाब से आप देखो तो कर्जा कम लगता है, लेकिन डेट टू इक्विटी के हिसाब से कर्जा आपको ज्यादा लगता है। बोलो आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट, आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट, डेट टू इक्विटी का कॉन्सेप्ट, है ना। तो एक्चुअली इट शुड बी डेट अपॉन मार्केट कैप, जो कि आपको रेशो कोई दिखेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपको ब्रॉडर सेंस में समझनी चाहिए चीज, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है,
तो अब पी की बहुत सारी कहानी है। अब मैं आपको कुछ चीजें समराइज करता हूँ और मेरे को बताओ क्या आप इस बात से रिलेट करते हो क्या। पी क्या होता है? मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो किस केस में पी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, केस नंबर वन, कि अगर समझिए कि कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, जैसे स्टार्टअप वगैरह होता है। ठीक है, अब पी का जो डिनोमिनेटर क्या, नेट प्रॉफिट। तो अगर स्टार्टअप वगैरह है, और स्टार्टअप वगैरह में तो नेट प्रॉफिट होता ही नहीं एक्चुअली। कंपनी कर्जा ले लेके ना पैसा बर्न करते रहती है। ठीक है, तो वो केस में आप पी निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर में नेट प्रॉफिट है ही नहीं। तो ऊपर भले ही वो कंपनी की मार्केट कैप 1,000 करोड़ की हो, 10,000 करोड़ की हो, प्रॉफिट तो है ही नहीं। 10,000 करोड़ डिवाइडेड बाय डैश, तो देर इज नो पी। मतलब ऐसे बहुत से स्टार्टअप है, जितने भी ऑनलाइन जो स्टार्टअप है ना, जस्ट अभी प्रॉफिट में आए, जैसे बाइजूस है अभी भी लॉस में। तो आप बाइजूस का पी निकाल ही नहीं सकते, क्यों? नेट प्रॉफिट ही नहीं है उनका। ये जोमेटो वगैरह अभी पिछले 1 क्वार्टर बाद प्रॉफिट में आए। वरना जोमेटो का आप समझो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है जोमेटो की, 1 लाख करोड़। ठीक है, अब इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप मतलब टॉप 50 कंपनी में आता है। और 2-3 क्वार्टर पहले वो प्रॉफिट में आया, वरना उसके पहले उनका नेट प्रॉफिट नहीं था। नेट प्रॉफिट क्यों नहीं था? प्रॉफिट नहीं था, क्यों? क्योंकि पैसा जो भी ले रहा था इन्वेस्टर से बर्न कर रहा था, है ना, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, अपने क्या बोलते हैं वो राइडर्स को दे रहा था, होटल पे डिस्काउंट दे रहा था, इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता था। फिर जैसे उन्होंने पैसा बनाने लगे तो उनका नेट प्रॉफिट निकलने लगा। तो पॉइंट नंबर वन क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर मतलब समझिए कि कोई कंपनी लॉस मेकिंग है, तो वो केस में आप पी निकाल ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर टू, अगर कोई स्मॉल कैप है, ठीक है, उसमें भी पी का उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है ना स्मॉल कैप कंपनी का, बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ता है ना। अगर मार्केट कैप 100 है और नेट प्रॉफिट अगर समझ लो 1 करोड़ है, तो पी 100 का हो गया। लेकिन अगर 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ हो गया, तो 100/2, तो पी कितना होता है? 50। तो स्मॉल कैप कंपनी अगर बहुत छोटी कंपनी है, तो वो केस में भी पी को उतना तरजीह नहीं दे सकते। फिर आपको ना सोचना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट इसका कितना बढ़ सकता है, उसके हिसाब से आप पी कैलकुलेट करोगे। अगर लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा नहीं होता कि सडनली, मतलब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आज 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो कल उठ के 2,000 करोड़ का नहीं करेगी, है ना। वो लोग अपने सिस्टम में 10-15% से ग्रो करते रहते हैं, तो वो केस में पी मेक सेंस। ठीक है, अब सीन क्या है कि आपको क्या बेटर है? आपको क्या बेटर है पता है? अगर आपका पी कम है तो आपके लिए सही है। ठीक है, अगर कंपनी में ग्रोथ है तो ठीक है। अब आपको दाव कौन सी कंपनी पे लगाना है? एक मेरा वीडियो था जिसमें मैंने क्लियर बोला था, मतलब मार्केट आउटलुक 2024, उस पर मैंने क्या बोला, मेरे को सब सेक्टर अच्छे लगते हैं एक सेक्टर छोड़ के, और वो सेक्टर है एफएमसीजी। किसी को याद है क्या चीज मैंने बोला था? मेरे को सब ठीक लगता है, मतलब इट इज स्टॉक स्पेसिफिक। एवरी सेक्टर हैज फ्यू गुड स्टॉक, फ्यू बैड स्टॉक, बट एफएमसीजी सेक्टर छोड़ के मेरे को सब अच्छा लगता है ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये देखो, आप समझो कि कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने समझना है कि कोई भी स्टॉक में ग्रोथ कब आती है। कोई भी स्टॉक में ग्रोथ तभी आती है ना, पी क्या फॉर्मूला क्या है, जब उसका प्राइस बढ़े और नेट प्रॉफिट बढ़े। बात समझे? जब प्राइस बढ़े और नेट प्रॉफिट बढ़े ना, ग्रोथ तभी आती है। देखो दो चीजें, ग्रोथ आने के लिए पी के फॉर्मूले को आपको ऑब्जर्व करना है। एंड, है ना, ये देखो, पी का फॉर्मूला क्या है? या तो प्राइस बढ़े या तो नेट प्रॉफिट बढ़े, बराबर। या तो प्राइस बढ़े या तो ईपीएस बढ़े, बराबर। तो सीन क्या है कि आप अगर लॉन्ग टर्म पे बेट कर रहे हैं ना, आप समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पे फंडामेंटल के हिसाब से बेट करना चाहते हैं ना, तो आपने क्या देखना है? ऐसी कंपनियों को चूज करना है जिसका प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा मतलब मार्केट कैप बढ़ेगा। या इंडिविजुअल स्टॉक देखोगे तो शेयर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा एंड उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दोनों जब बढ़ेंगे ना, ये दोनों जब बढ़ेंगे ना, तो ऐसी कंपनियों पे आपको बेट करना है, तो पी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। देखो ऐसी तो कंपनियां रेयर होगी कि मार्केट कैप सेम ही रहेगा और नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। आइडियली दिस शुड बी द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट कैप मान लेते हैं आपका 100 रुपया है और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कल को 10 है, 20 है, 30 है, पी कम होता जाएगा, बराबर। लेकिन आपको समझना है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट बढ़ने लगा ना, तो प्राइस भी बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो आपको ऐसी कंपनियों पे बेट करना है ना, आप समझो, आपको ऐसी कंपनियों पे बेट करना है जिसमें आपको दोनों चीजें, दोनों का स्कोप हो, एक तो प्राइस भी बढ़े और एक तो नेट प्रॉफिट भी बढ़े। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ने का क्या मतलब है? जिसमें ग्रोथ भी है और जिसमें नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मतलब जिसमें सेल्स भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तभी आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मैंने जो बोला था कि मेरे को एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उसका रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये देखो आप। ठीक है, अब ये मैं लेके चलता हूं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे हाथी है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी कंपनियों को तो आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। क्यों? ये देखो, इनका पी कितना है? इनका पी 55 का है, बराबर। ये 55 का पी है, और अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे, ये देखो, एक तो ग्रोथ आप कैसे देखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप ऐसे देखते हो कि देखो, सेल्स हर साल बढ़ रही है, बढ़िया बढ़ रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट है, हर साल बढ़ रहा है, ये सही है। लेकिन कितना बढ़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। आप बोलोगे हाँ ठीक है, लास्ट टाइम 52,000 था, अब 60,000 है, बढ़ रहा है, बराबर, मानता हूं बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है?
परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, उसके लिए आप नीचे आप जाओगे ना यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। देखो ये देखो, अब मोटे मोटे में हिंदुस्तान यूनिलीवर का सीन आप समझो क्या चीज है। 8% से उसका सेल्स बढ़ा है पिछले 10 साल में, 12% से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, पिछले 5 सालों में आप देखो, पिछले 3 सालों में आप देखो कि कितने से सेल्स बढ़ी है, कितने से प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, आपने एक चीज मोटा मोटा समझनी है कि आपको कैसी कंपनियों पर बेट करना है। अगर आपको, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको शेयर ढूंढना है ना, तो आपने ऐसी कंपनी में बेट करना है जिसका नेट प्रॉफिट और जिसका सेल्स 25% से ग्रो हो रहा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्स और नेट प्रॉफिट अगर 25% से ग्रो होगा ना, तो लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक भी 25% से ग्रो होगा, बराबर। और 25% का सीएजीआर मतलब, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था, एवरी 10 ईयर्स में आपकी कैपिटल के आगे जीरो लगता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा सिस्टम नहीं चलता। क्योंकि सीन क्या है, अगर आप बोलोगे कि नेट प्रॉफिट 25% से बढ़े और सेल्स अगर 25% से बढ़े, ठीक है, तो स्टॉक 25% से नहीं बढ़ेगा, स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाएगा, क्योंकि उस कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है, वो कुत्ता ना जल्दी भाग जाएगा। ठीक है, तो आप अगर, अब जैसे बुल मार्केट है, अब बुल मार्केट में क्या होगा, बुल मार्केट में ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स 25% से ग्रो हो रही है एंड नेट प्रॉफिट 25% से ग्रो हो रही है ना, तो वो स्टॉक तो बहुत ही आगे निकल जाएगा। और बेयर मार्केट में क्या होगा कि वो स्टॉक बहुत ही नीचे रहेगा, है ना। मतलब वो कुत्ता और वो हम लोग कभी साथ में नहीं रहेंगे, कभी वो आगे रहेगा, कभी वो पीछे रहेगा, समझे। लेकिन अगर आप मोटा मोटा बोलोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो वो जस्टिफाइड है। फिर आप देखोगे कि 25% के आसपास सेल्स बढ़ रहा है, 25% के आसपास नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो कंपनी भी मोटा मोटा 25% के आसपास ही ग्रो करेगी। तो आज के बाद अगर आपको बेट करना है कि आपको कोई लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स चाहिए, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से तो आप दूर ही रहो जो 5, 10, 15% से ग्रो कर रहे हैं। इसके लिए जो मैंने कहा कि जो जाइंट है, कौन से एफएमसीजी जाइंट है, ये किसी काम के नहीं है, ये इनको लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखो कितने से ग्रो कर रहा है, ये देखो। और स्टॉक का सीएजीआर कितना है, 16%, मतलब स्टॉक ने 16% रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सेल्स 10% से ग्रो हो रही है, चलो 10% मान लेते हैं, सेल्स से प्रॉफिट 10% से ग्रो हो रहा है, और स्टॉक 15-16% से क्यों चल रहा है? क्योंकि भाई प्रीमियम है ना, मार्केट में अलग सिस्टम चलता है, कंपनी बेहतर है तो ज्यादा ही अच्छा चलेगा। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि यार सडनली ये स्टॉक कुछ ऐसा कर देवे कि मेरे को 20-25% का रिटर्न मिले, तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक जो ईयर ऑन ईयर 10, 12, 15% से ग्रो कर रहे हैं ना, ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। ठीक है, अब देखो, अब वही बात है ना, अब इंडिविजुअली अगर जैसे मैं बोलूँ ना, इंडिविजुअली अपना एक कॉन्सेप्ट है पीई का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अपना पीई का, एक कॉन्सेप्ट अपना आरओई का, आरओसी का, ये सब कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअली अपनी जगह, ठीक है। बट आप जब डिसीजन लोगे ना, इन सबको जोड़ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर अपन बात करें ना, तो इसके आप ये देखो फंडामेंटल्स, ये देखो, मतलब 26 का आरओसी है, बढ़िया है, 55 का पी है, ठीक है। ठीक है, मतलब इससे अच्छा चलो मैं आपको दूसरा बता दूं, देखो नेस्ले, एग्जांपल, नेस्ले, ये देखो पी 78 का है, लेकिन इसका आरओसी देखो 135 का है। मतलब कंपनी अवेलेबल फंड पे 135% रिटर्न बनाती है, सब बढ़िया है। ठीक है, चलो अगर मान लेते हैं कि ये पी थोड़ा सस्ता भी होता, ठीक है, तो भी आप बात को समझो कि ये इसका सीएजीआर देखो कितना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे। ये चीज अभी आज अपन नहीं देख रहे हैं, लास्ट टाइम इस पे शायद ध्यान नहीं दिए थे। देखो 8-10% से कंपनी ग्रो कर रही है, जो कंपनी 8-10% से ग्रो कर रही है ना, वो आपको 20-25% रिटर्न बना के नहीं दे सकती। ठीक है, और एक बात समझो, आप जब आपने 8-10% ही कमाना है, ठीक है, मतलब देखो अगर ब्रांडेड कंपनी 10% से ग्रो हो रही है, जैसे अपन हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखा और ब्रिटानिया का देखा, तो उसका जो स्टॉक है ना वो 15% से चलेगा, और 15% ही आपने कमाना तो म्यूचुअल फंड में चले जाओ ना, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है कि अपने को ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जो 8-10-15% से ग्रो करे, उसके हिसाब से उनका स्टॉक मूव करेगा। अपने को चाहिए ऐसी कंपनियां जो 20-25% से ग्रो करे, 20-25% से करेगी तो स्टॉक भी 20-25% से चलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है ना, अब आप बोलोगे अरे अरे फरहान भाई, ये क्या बात हो गई, 20-25% अगर स्टॉक ग्रो करेगा, कंपनी भी 20-25% ग्रो करेगी, ठीक है, तो फिर हमारा सीएजीआर भी अगर मैं ऐसे पकड़ू तो 20-25% का सीएजीआर हो गया अपना, है ना। तो फिर जो हम स्टार्टिंग के पहले लेक्चर की बात करते थे कि अपने को मंथली 3% कमाने का है, अब मंथली 3% अगर मेरे को कमाना है, तब तो तीन मतलब 35-40% रिटर्न हो गया। तो सीन क्या होगा कि विथ इन्वेस्टमेंट आपको 35-40% रिटर्न मिल ही नहीं सकता, ये तो आप दिमाग में डाल लो बात। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब अपने पास भी ऐसे एक दो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए और इन्वेस्टमेंट करना है। बट हमारा इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि बाय एंड फॉरगेट, आज हमने लिया तो हम अगली जनरेशन को देके जाएंगे। अगर आपने 2-3 साल के लिए भी लिया तो भी अपना ट्रेडिंग ही है वो, समझे। तो हमको क्या करना है कि जब वो 20-25% से कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो रिटर्न 20-25% नहीं मिलेगा साल का, हो सकता है 40-45% मिले, है ना। कम तो मिलने का बहुत कम चांस होता है, ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको सही जगह अगर आप टाइम करते हो ना, तो आप उसमें से ज्यादा रिटर्न पा सकते हो। वो टाइमिंग करने के लिए अपने को चार्ट जरूरी है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इवेलुएट करना चाहो तो ऐसी कंपनी पे आप बेट करेंगे जो 20-25% से ग्रो कर रही है, तो एटलीस्ट उनका नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक है, अब सीन क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों होना चाहिए, सेल्स भी बढ़ना चाहिए और नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। अगर आपको
अगर आपको अगर पैसे बनाना है तो ठीक है, अगर किसी कंपनी पे आपको बेट करना है ना, तो सेल्स भी बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ये एफएमसीजी जाइंट लोग का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जैसे कोलगेट एग्जांपल, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या सीन क्या चल रहा है इधर, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कोलगेट की बात करूं, ठीक है, अब कोलगेट का क्या सीन है भाई, ये देखो कोलगेट, ये कोलगेट का 54 का पी है, आरओसी देखो, अगर कोई इसी इसी हिसाब से लेगा तो भाई बढ़िया है, 54 का पी मानता हूं, लेकिन इतना बढ़िया आरओसी है। लेकिन आपको इंडिविजुअली हर चीज में देखना है, आपको एक ग्रोथ देखनी है। अगर आपने ग्रोथ देखी तो आपको क्या समझ आता है, ये देखो ग्रोथ देखो, सेल्स की ग्रोथ 5% की, प्रॉफिट की ग्रोथ 8% की, ब्रांड इसलिए 14% से ग्रो हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप समझो क्या सीन क्या हो रहा है यहाँ पे ना, मैंने आपको क्या बोला कि ग्रोथ कैसा होना चाहिए, सेल्स में भी ग्रोथ होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। अब मतलब देखो, पूरी बैलेंस शीट है ना, वो दो ही चीजों पे मुद्दे में आ जाती है। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है क्या, रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या, टॉप लाइन बढ़ रहा है क्या, और कंपनी का बॉटम लाइन बढ़ रहा है क्या, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, ठीक है। अब कोलगेट में क्या प्रॉब्लम है, कोलगेट में ये प्रॉब्लम है ना, उसमें सेल्स बढ़ाने का उनका स्कोप नहीं है। क्यों सेल्स बढ़ाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि भाई आजकल हर कोई ब्रश तो करता ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं यार, गांव में अभी भी लोग धातु मातुम करते हैं, ठीक है, या फिर वो सब मंजन मंजन लगाते हैं, पर ठीक है ना, मतलब कितने लोग हैं, मतलब है तो भी इसलिए तो ठीक है, फिर भी कोलगेट चल रहा है। तो आज जब हर कोई कोलगेट कर रहा है, तो आप कोलगेट के पास ग्रोथ करने का ऑप्शन नहीं है। अब कोलगेट के पास क्या ग्रोथ करने का ऑप्शन है, एक तो ये जो छोटे मोटे कस्टमर वो है और एक्वायर कर रहा है, और गाँव में जाके इससे सेल्स बढ़ेगी। और दूसरी बात क्या पता है, देखो अब कस्टमर एक्वायर कब होते हैं, ये सब चीजें आपने बाद में जब सुनोगे ना, नोट करके रखो, कस्टमर एक्वायर कब होते हैं। एक तो ये है कि मार्केट में ना अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा क्या, मार्केट शेयर लेना पड़ता है। मार्केट शेयर लेने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं अब मैं नया प्लेयर हूं, समझ लो मैं पतंजलि हूं एग्जाम्पल, ठीक है। अब पतंजलि को क्या है, कोलगेट से ज्यादा पतंजलि के पास ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी, क्यों, क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि 60-70% लोग कोलगेट ऑलरेडी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, इतना ये सीन है, बराबर। तो अब है ना, कोलगेट के पास मार्केट शेयर भी नहीं ले सकता, बट पतंजलि क्या है, पतंजलि कोलगेट से मार्केट शेयर ले सकता, मार्केट शेयर मतलब उसका बिजनेस ले सकता है। अब कोलगेट खुद से थोड़ी ना खुद का बिजनेस लेगा, तो इसलिए ना उसका सेल्स करने की, ग्रोथ करने की पोटेंशियल बहुत नहीं है। एक तो काफी लोगों तक पहुंच चुका है, और ऊपर से मार्केट लीडर भी बन चुका है। अब यही चीज एशियन पेंट के साथ भी है, ठीक है। मतलब एक तो मार्केट लीडर बन चुका है, वो मार्केट शेयर उसका बहुत बड़ा हो चुका है, प्लस खैर एशियन का तो पेंट तो फिर भी ग्रो कर सकता है, गाँव में तो पेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर आप छोटा कोई ऐसा पेंट का प्लेयर ढूंढ लेते हो ना, जो एशियन पेंट से शेयर भी छीनेगा, ठीक है। अब एशियन पेंट क्या है, पूरे इंडिया है, ठीक है। अब उसमें एक छोटा स्मॉल कैप इंडिगो पेंट, वो कैसा लोकल एरिया में काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे शायद अल्ट्राटेक या एसीसी इतना यूज नहीं होता, हमारे यहाँ पे ना लोकल ब्रांड चलते हैं, सागर सीमेंट ये वो सब। तो ये क्या है, जो छोटे प्लेयर है ना, इनका एरिया फिक्स होता है, या अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं। ये बड़े प्लेयर का ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो कोलगेट का सीन क्या है, वो सेल्स अब बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी पूरा मार्केट शुरू उसका ही है। अब नए लोगों को जितना बताएगा उसके हिसाब से ग्रोथ है, बराबर। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेट प्रॉफिट उसका उतना ही बढ़ेगा जितना सेल्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट भले ही बढ़े, सेल्स नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये अपनी लिस्ट में नहीं आता। और यही पूरे एफएमसीजी के साथ भी प्रॉब्लम है, समझे बात को। तो हमको क्या चाहिए, सेल्स भी बढ़े, नेट प्रॉफिट भी बढ़े, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जियो का, ठीक है। अब जियो का क्या है, अब इसका सेल्स बढ़ना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि जिनके पास मोबाइल आना था आ चुका है, ठीक है। अब दो ही प्लेयर बचे, एयरटेल और जियो। अब इनका नेट प्रॉफिट जरूर बढ़ सकता है, कैसे बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, हर साल ये अपना ये बढ़ाता है, वो प्लान बढ़ा रहा है। लास्ट ईयर में 2200 का रिचार्ज किया, फिर 2500 का किया, फिर 2900 का किया। तो ये क्या है, ये सेल्स नहीं बढ़ रहा, आदमी तो वही हूँ, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनी में आपको बेट नहीं करना जिसमें सिर्फ एक चीज बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट। आपको क्या है कि आपको दोनों इसमें अपॉर्चुनिटी दिखे, ऐसे सेक्टर पे बेट करना है, ठीक है। जैसे आप प्रकाश पाइप है, ठीक है। अब प्रकाश पाइप का जो है ना, उसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। उसमें उसको ग्रोथ करने की पोटेंशियल है। तो ऐसी कंपनियां सेल्स भी बढ़ाएगी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ाएगी, समझे। तो ग्रोथ करने के लिए, तो इसके लिए मैंने बोला कि जो एफएमसीजी है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया है, डाबर है, इनमें ना मेरे को नहीं लगता कि कुछ होना है, क्योंकि इनमें सेल्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, नेट प्रॉफिट ये लोग बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना है। बोलो, क्लियर है आपको पिक्चर। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस। आपने जो भी स्टॉक आप देख रहे हैं ना, उस स्टॉक में आप देखो कि भाई मार्केट कितनी बड़ी है, उनमें ये ग्रो कर सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है क्या, तो आपको मिलेगा मल्टीबैगर। उसके बाद भी अगर स्मॉल कैप कंपनी है ना, तो आप समझिए कि ब्रांड होना जरूरी है। बड़े प्लेयर से ना जो छीन पाएगा ना, अगर कुछ, अगर आप बोलोगे एशियन पेंट से अगर बिजनेस छीनना है ना, तो उसको ब्रांड होना जरूरी है। आज इंडिगो पेंट ब्रांड है, आप जाके देखो दुकान में इंडिगो पेंट दिखता है, मतलब एटलीस्ट हमारे एरिया में तो दिखता है। आपको नॉर्थ वॉर्थ में है तो मुझे पता नहीं, वहां पे होगा नहीं होगा, एशियन पेंट पक्का होगा। तो अगर छोटे ब्रांड में आपको देखना है, उसकी ब्रांड वैल्यू होनी जरूरी है। तो अगर ब्रांड है तो ही कुछ बात बन सकती है, तो ही वो मार्केट छीन सकता है। ब्रांड नहीं है ना, तो एशियन पेंट से, कोलगेट से छीनना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लोकल दुकान वाला ला के रखेगा ना कोई टूथपेस्ट, तो वो ब्रांड नहीं छीन पाएगा। थोड़ा अगर कोई ब्रांड वाला टूथपेस्ट रहेगा,
तो शायद वो मार्केट छीन सकता है। तो ब्रांड वैल्यू होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है पिक्चर ये? सही है, बढ़े आगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से क्विकली अब जो बैलेंस शीट में अपनी जो चीजें बची थी उसको भी अपन कर लेते हैं, एक बार निपटा लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं वैसे तो ऑलमोस्ट हो गया था, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। मार्केट कैप हो चुका है अपना, करंट प्राइस हो चुका है आपका, बुक वैल्यू बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, देखो आरओई क्या है, अब मेरे को अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना, तो आपको समझ में आ गया। देखो आरओसी क्या है, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो भी अवेलेबल फंड है उस पर कंपनी कितना पैसा बनाती है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इस केस में रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, मतलब अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका इक्विटी कितना, इतना, बराबर, ये इक्विटी है, उस पर रिटर्न। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही बात है ना, जो बुक वैल्यू है वो पुरानी बात है। अब जो पुरानी बात है तो उस पर रिटर्न से अच्छा है हम लोग टोटल कैपिटल जितना भी लगा हुआ है उस पर रिटर्न देखें। इसलिए मेरी प्रेफरेंस आरओसी होती है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग देखो, ये जो टर्म्स है ना, ये अपने आप में इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है ना, ये पूरे ना एक एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब उसको आप किस अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं। मैंने बहुत से एनालिस्ट ऐसे देखे ना जो बोलते हैं नहीं आरओसी नहीं चाहिए, मुद्दा आरओई। ठीक है, बट वो उनकी सोच है। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों आजू बाजू ही रहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता दोनों में। बट मेरे को ऐसा लगता है रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये जो इक्विटी है ये बहुत पुरानी बात है, उस पर रिटर्न से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, अपन आरओसी की बात करते हैं, ये वाले रिटर्न पे कितना बनता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आरओई का मतलब होता है, आरओसी का मतलब होता है कि अवेलेबल फंड पे कितना पैसा बनता है। ठीक है, अवेलेबल फंड का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो खुद का पैसा है प्लस लोन वगैरह अगर कुछ और है पैसा, वो सब मिला के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि कंपनी सब पे पैसा बनाए, कितना बनाए वो मैटर करता है ना, खाली खुद के फंड पे करे तो क्या मतलब, लोन भी लिया सबको मिलाना है। ठीक है, तो और ये कैसा ही कॉन्सेप्ट है ना, बहुत मतलब बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वरुण भाई का क्वेश्चन है, एक्चुअली वो लास्ट अभी ज्वाइन किए हैं, तो भाई पहले आप पुराना वीडियोस देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, आरओसी हो गया आपका, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, मालूम पड़ा आपको। डेट टू इक्विटी से इंपॉर्टेंट है डेट टू मार्केट कैप। ठीक है, इक्विटी इसलिए अपन पकड़ते हैं कि इक्विटी खुद का है, अब मार्केट कैप कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है ना। उसके बाद अपन नीचे यहाँ पे गए थे। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो पी रेशियो है, और एक चीज आपको पी रेशियो में देखना चाहिए कि कंपनी का खुद ही के साथ पी कितना है। ठीक है, क्योंकि आप खुद का पी खुद ही के साथ कंपेयर करोगे, अब जैसे मैं, तो ज्यादा सही है। मतलब आज ये कंपनी का पी कितना है, कितना है इसका पी, 55 के आसपास है। एक टाइम पे इसका पी 37 के आसपास था। ठीक है, देखो आप, अब मेरे को लगता है आप पी निकाल सकते हो किसी वजह से, तो खैर दिया है लेकिन आप निकाल सकते हो कैसे। ये जो टाइम है 24 जुलाई 2000 जैन 2023, ये टाइम पे जाके चेक करना मार्केट कैप कितनी थी। ठीक है, और उसके बाद उस मार्केट कैप से वो ईयर का नेट प्रॉफिट आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको ये टाइम का पी मिल जाएगा। खैर इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि अवेलेबल होता है, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी साइन सही नहीं कि अचानक से पी बहुत बढ़ गया और हिस्टोरिकली उसका पी हमेशा कम रहता था। ठीक है, वो सब चीजें भी आपने कंपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, देखो आप हमेशा घोड़े को घोड़े से कंपेयर करोगे, अगेन फिर भी ये कंपेरिजन सही तो नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का पता नहीं टूथपेस्ट टूथपेस्ट बनाता है कि नहीं बनाता, बट कोलगेट तो बनाता है, बट कोलगेट का तो मेजर पोर्शन वही है। बट फिर भी ये देखो, ये सब घोड़े हैं, ये सॉरी ये सब हाथी है, ये सब नहीं लेने का। ठीक है, इनके पी इतने ज्यादा है, इनके आरओसी भले ही देखो 100 का आरओसी है। ठीक है, बट वही बात है, ग्रोथ कितनी है ना, ये देखो ग्रोथ कितनी है भाई इसकी, ये देखो 3 साल की सेल्स ग्रोथ इतनी है, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ इतनी है। ठीक है, तो फिर क्या मतलब है ना। उसमें उसमें जिलेट का फिर भी ठीक है। ठीक है, उसमें उसमें जिलेट फिर भी ठीक है, 13 14 15% से ग्रो कर रहा है, अगर इतना कर रहा है तो उसका जो स्टॉक है 17 18% से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब अपने को नहीं चाहिए, ये सब लेके आप टाइम वेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने सेल्स बता दिया, एक्सपेंस मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, बताया था शायद लास्ट लेक्चर में। एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, ये जो एक्सपेंस होते हैं ना, ये कैपिटल एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देखो इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट आता है, एम्प्लॉय कॉस्ट आता है। ठीक है, इसके बाद कंपनी दूसरा क्या बनाती है, एक एक्सपेंस जो ये वाले जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दूसरा आपका क्या बनता है, दूसरा आपका बनता है वो कौन सा एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस जो फिक्स एसेट में आता है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है, इंटरेस्ट हो गया। डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का क्या मतलब होता है कि कंपनी अगर कोई चीज खरीदती है, ठीक है, मान लेते हैं कंपनी ने कार खरीदा, ठीक है, अब वो कार अगर खरीदा कंपनी ने, तो उसका जो खर्चा है ना उसको दिखाना पड़ता है।
बट सीन ऐसा है कि कंपनी जो कार खरीदती है उसको 10 साल यूज है ना। तो एक ही क्वार्टर में अगर कंपनी ने पूरे कार का एक ही रिजल्ट में बता दिया, तब तो कंपनी लॉस में आ जाएगी, सीधा नेट प्रॉफिट उसका जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसा बोला जाता है इनकम टैक्स वालों की तरफ से कि भाई तू एक साथ मत दिखा, ये कार तूने एक एक क्वार्टर के लिए नहीं लिया, तूने 10 साल के लिए कार लिया ना, तो एक काम कर, ये जो पूरा है ना इसको तू डिवाइड कर दे, है ना, इसको तू डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से 10 साल, कार 10 लाख की है तो 10 साल, एक साल में 1 लाख डिप्रिशिएशन, एक क्वार्टर में 25,000 का डिप्रिशिएशन, तो इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो डिप्रिशिएशन होता है ना, ये एक्चुअली ना सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये डिप्रिशिएशन हो नहीं रहा, क्योंकि पैसा दे दिया, कार तो ले ली ना, अब बस इसको बैलेंस शीट में आपको दिखाना है। ठीक है, खैर उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट है, आप समझो ये जो टैक्स परसेंटेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे ये कंपनी है, अभी कौन सी कंपनी है भाई, ये अपन क्या कौन सी देख रहे थे, ये जो भी कंपनी कोलगेट, ये जो है ना, ये नेट प्रॉफिट बहुत सही दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि टैक्स में मैनिपुलेशन करके ना लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट बदल देते हैं, ये आपने ध्यान समझ देना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो टैक्स है ना, बहुत बार कंपनी क्या करती है, एडवांस टैक्स पे करती है ना, क्योंकि कंपनी को जो पूरा टैक्स भरना होता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, एक साथ टैक्स भरती है। ठीक है, कभी कंपनी क्या बोलेगी इस ये क्वार्टर में ना, कि मेरे जो रॉ मटेरियल थोड़े सस्ते हो गए, तो एक काम करता हूँ, मैं टैक्स नहीं भरता, मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल परचेस कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि टैक्स बाद में भर देंगे, टैक्स पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो ठीक है, मतलब वो कम है मेरे रॉ मटेरियल के कॉस्ट से। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है पता है, किसी बार ज्यादा टैक्स भरती है, किसी बार कम भरती है। और यहाँ पे ना उसकी वजह से ये जो टैक्स, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से अगर टैक्स परसेंटेज निकालोगे तो नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सडनली आपने किसी साल देखा कि मान लेते 200 करोड़ का प्रॉफिट था, अगले क्वार्टर में 300 करोड़ हुआ, तो आप हेडलाइन क्या बनेगी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% से बढ़ गया। लेकिन हो सकता है जब 200 करोड़ था तो कंपनी ने 50% टैक्स दिया हो, ठीक है, या 25% टैक्स दिया, और जब 300 करोड़ था तो कंपनी ने टैक्स ही नहीं दिया। तो अगर वो टैक्स मिलाता तो शायद 200 का मे बी 250 होता, या 200 का इनफैक्ट 150 हो जाता, है ना। तो अब जैसे कोलगेट के केस में क्या है, बड़ा स्टेबल कंपनी है। ठीक है, देखो 26%, 26%, 26%, 26%, लेकिन सब कंपनियों में ऐसा नहीं होता। अब हम देखेंगे कोई कंपनी क्या करती है, किसी क्वार्टर में 26% देगी, कभी 10% देगी, कभी 18% देगी, डिपेंड करता है। तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, इसमें ये इनकी बैलेंस शीट बड़ी क्लियर रहती है ना, मतलब स्टेबल है ये लोग, उतना ही कमाते हैं, उतना ही खर्चा देते हैं, उतना ही प्रॉफिट बनेगा, उतना ही ये बढ़ेगा, सब कुछ इनकी लाइफ स्टेबल रहेगी, है ना। इसीलिए ये साल के 10-15% आराम से ग्रो करेंगे बिना टेंशन के, ऐसा है। अभी छोटी कंपनी में सब हलचल हलचल चलती रहती है। तो नेट प्रॉफिट टैक्स, तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर कर रहे हो, या ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर कर रहे हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर कर रहे हो, तो आप देख लो भाई नेट प्रॉफिट, मतलब जो टैक्स है वो क्या सीन है। ऐसा तो नहीं किसी टाइम ज्यादा टैक्स दे रहे, किसी टाइम कम दे रहे, देखो वो अलाउड है, वो कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही, वो तो अलाउड है, उनकी मर्जी यार, कब टैक्स पे करना है अपने हिसाब से पे करेंगे। लेकिन बस ऐसा है कि यार छोटी कंपनी में कभी कभी हो जाता है कि यार आदमी ना आकर्षित हो जाता है, अरे बाप रे इतना सारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। बट यहाँ पे टैक्स की छोटी मैनिपुलेशन थी, तो वो आपने समझने। ठीक है, बोलो आर यू क्लियर विद दिस। ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, आपको पता है क्या है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? अर्निंग पर शेयर क्या होता है, टोटल नेट प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ईपीएस बढ़ेगा। तो इसलिए ईपीएस हम देखते नहीं, क्योंकि क्या क्या देखोगे, पी देख रहे हो, उसमें सब चीजें आ जाती हैं। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। ये आपको टैक्स का मैनिपुलेशन समझ में आ गया? ये देखो, एक बार उसने 17% दिया था, कभी 26 दिया है, अब यहाँ 26 देता तो आपको नेट प्रॉफिट कम दिखता, है ना। 381 पे अगर 17% टैक्स दिया तो इतना बचा, अगर 26% देता तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और कम बचता। तो नेट प्रॉफिट में लोग एडजस्टमेंट करते हैं, कंपनी वाले, गलत नहीं है, वो अपने बैलेंस शीट में लोग ऐसा जोड़ करके बताते हैं, जोड़ भी नहीं है, ठीक है, जो भी है। बोलो आर यू क्लियर। यहाँ पे अपन ने सेल्स देगा, एक्सपेंस देगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देगा, अदर इनकम। अदर इनकम मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि कंपनी के पास किसी को पैसा दिया तो कुछ इंटरेस्ट आया है, या हो सकता है कि कोई फैक्ट्री उनकी खाली है, या कोई जगह खाली है तो रेंट पे दे दिया है, वहां से रेंट आया है, तो अदर इनकम में वो सब चीज आती है। ठीक है, अदर इनकम में भी लोग बहुत झोल करते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% से बढ़ गया। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% से बढ़ गया उस क्वार्टर में। ठीक है, लेकिन रहता क्या है कि भाई उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बेच दी, समझे। तो अगर बड़ा है तो क्यों बड़ा, ये भी देखना है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बेच दी, वो प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट किया। ठीक है, तो ये बड़ी कंपनियां जो रहती है ना, ये सब बहुत ज्यादा क्लियर रखती हैं चीजों को, बट छोटी कंपनियों में ना ये थोड़े बहुत मैनिपुलेशन ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया, उसके बाद नेट प्रॉफिट देख लिया अपन ने, ईपीएस पता चल गया आपको, डिविडेंड पे आउट छोड़ो, ये सेल्स ग्रोथ बता दिया आपको, सेल्स वगैरह कितना होता है, सेल्स प्रॉफिट। बैलेंस शीट में आपको इक्विटी कैपिटल रिजर्व पता है, बोरिंग मतलब कर्जा, फिक्स एसेट्स एंड सीडब्ल्यूआईपी। सीडब्ल्यूआईपी ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीडब्ल्यूआईपी का मतलब था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये एक्चुअली बताता है ना कि अगर मतलब कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है। ठीक है, देखो एक बात आप समझो कि आप ये कैसे जानोगे कि किसी भी सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वो कंपनी कुछ कैपेक्स कर रही है क्या। अगर 2 से 3 कंपनियां हो रही है, इसका मतलब अच्छा है, समझे। क्योंकि
देखो मोर देन अस, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं, जो कंपनी चला रहे हैं ना, उनको अपने से ज्यादा समझता है। तो अगर उन्होंने 2 से 3 फैक्ट्री किए ना, तो उनको अपने से ज्यादा अक्ल है। समझे बात को? तो CWIP इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अलावा अगर ये लोग कोई और कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो उनको लगता है कि भाई सही है, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा आपका? डेप्टर डेज, शायद मैंने बताया था। डेप्टर डेज का मतलब होता है कि माल देने के बाद सामने वाले से कितने दिन में पैसा आता है। तो ये देखो, कोलगेट, ये बड़ी कंपनी में सही रहता है, 12 दिन में डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे रहा है, पैसा आ गया। ठीक है, 11 दिन में। अब छोटी कंपनी में जाओगे ना, यहाँ पे 2-2 3-3 महीना दिखता है आपको। ठीक है, तो वही बात है, जितना जल्दी आप माल दे दो, उतना जल्दी पैसा आ जाए, झंझट हमारी खत्म हो जाए, तो पैसा अटकता नहीं है। ठीक है, तो ये डेप्टर डेज का मतलब होता है। इन्वेंट्री डेज का मतलब होता है कि कितने दिन की उनके पास इन्वेंट्री है ना। इसको खैर आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सब तो उनका सीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको सब मैंने बताया। ये जो पब्लिक होती है ना, इसमें आप समझो कि अगर आपके पास कोई बड़ा नाम आ जाता है ना पब्लिक में, नामी गिरामी कोई नाम आ जाता है ना, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, अब जो प्रकाश पाइप मैंने लिया, मेरे पास प्रकाश पाइप बहुत पहले पड़ा हुआ था। जब पहली बार मैंने प्रकाश पाइप लिया ना, तो कैसे हुआ कि मैंने न्यूज पढ़ा कि डॉली खन्ना ने प्रकाश पाइप में अपना स्टेक बढ़ा दिया। ठीक है, डॉली खन्ना ने प्रकाश पाइप में अपना स्टेक बढ़ा दिया, या स्टेक लिया। ठीक है, ये देखो, इन्वेस्टर पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या है कि भाई पब्लिक में ना कोई अच्छा बड़ा तगड़ा इन्वेस्टर होना जरूरी है। आप प्रकाश पाइप का, डॉली खन्ना किधर है, ये देखो, करीब 3% डॉली खन्ना के पास है। मेरे ख्याल से मैंने शायद इधर लिया रहेगा। ठीक है, वीडियो तो मैंने प्रकाश पाइप पे बाद में बनाया था, मैंने पहले से था प्रकाश पाइप, 200 के आसपास का लिया हुआ है। मेरे ख्याल से वीडियो मैंने 350 बनाया था, अब 450 पे चल रहा है। ठीक है, अभी भी उसमें बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये देखो, डॉली खन्ना ने अपना स्टेक शायद पहली बार लिया था या बढ़ाया था। तो इससे मुझे क्या पता चला कि भाई चल, ये कंपनी एक रिसर्च के लिए स्टार्टिंग पॉइंट अपनी बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में स्टेक लेता है ना, तो आप समझिए कि वो एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि इतना बड़ा जब इन्वेस्टर ले रहा है, 3% उसके पास है, मतलब ये कंपनी की वैल्यू कितनी है? ये कंपनी की वैल्यू है प्रकाश पाइप की 1000 करोड़ की। 3% मतलब 30 करोड़, करीब करीब 30 करोड़ अगर कोई इन्वेस्टर लगा रहा है, तो अपने से तो ज्यादा ही सोचा होगा ना, हमको कितने लेने हैं। हमने तो मुश्किल से 300 शेयर लेने हैं, 3000 शेयर लेने हैं। अगर कोई 30 करोड़ लगा रहा है, तो ज्यादा लगा रहा है। तो इसलिए अगर अगर आप इन्वेस्टर में जाके, पब्लिक में जाके अगर आपको कोई बड़ा इन्वेस्टर मिलता है, तो अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस एफआईज एंड डीआईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एफआईज और डीआईज हैं, तो वो भी पॉजिटिव पॉइंट है कि गोरे पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपकी टोटल हो गई बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बोलो इसमें किसी को डाउट है? अब मैं क्या करूंगा, अपन ना अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कुछ। ठीक है, तो अभी इसमें से नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है, मतलब जितनी पब्लिक है, टोटल कितने लोग हैं उसमें, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। एक शेयर भी है तो आप शेयर होल्डर हो। ठीक है, और किसी को कुछ इसमें कुछ क्वेरी है तो बताओ। एक, हाँ, अभी जैसे एक चीज होती है, हाँ, प्रोमोटर शेयर एक्सक्लूडिंग प्रोमोटर शेयर। खैर वैसे उससे आपने क्या लेना देना है, मतलब ठीक है जितनी भी, जैसे अभी यही एग्जांपल, ये देखो, अब इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये पब्लिक का होता है, पब्लिक का कितने शेयर होल्डर है, इतने 80,000। ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अपने को। मैटर ये करता है कि कितना परसेंट है और मार्केट कैप का वो कितना है। ठीक है, अब सरकारी कंपनी का एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल ये देखो, कोल इंडिया। ठीक है, कल अपन इस पे बात भी किए थे। अभी देखो, कोल इंडिया का आप समझो प्राइस कितना है, 450। इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, 5.5%। इसका मतलब है कि कोल इंडिया, एक टाइम पे ना, कोल इंडिया का शेयर, जब मैं फर्स्ट ट्रेड में बात करता था 2-3 साल पहले, तब शेयर ना 200 रुपए के आसपास था, 150-200 रुपए के आसपास था। तो अगर 200 रुपए इसका प्राइस है ना, मतलब डिविडेंड यील्ड कितना हो गया, डबल, 10% के आसपास, है ना। 456 रुपए के एक शेयर पे 5.5 रुपए देता ही है। ठीक है, तो अगर शेयर प्राइस आधा था, तो आपका डिविडेंड यील्ड डबल था। ठीक है, 10% के आसपास डिविडेंड देता था। ठीक है, अब इसका देखो आप, नेट प्रॉफिट देखो आप, ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो आप। ये जो कंपनी होती है ना सरकारी, देखो, एक टाइम पे आज से 10 साल पहले 72,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, और आज कितना कर रही है, 1 लाख सेल्स, 1,42,000 करोड़ का सेल्स करिए, नेट प्रॉफिट चेक करो आप। जो 14,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था ना, आज कितना हो गया, 28,000 करोड़। 28,000 करोड़ नेट प्रॉफिट। एक काम करते हैं, देखो, अब एक काम करते हैं अपन ना, एक क्वेरी रन करते हैं, स्क्रीन वगैरह तो दिख ही रहा होगा ना मेरा। एक क्वेरी अपन रन करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना था इसका, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना, स्क्रीन व्हाट्सअप करो। इसका नेट प्रॉफिट कितना है आपका, ग्रेटर देन, लेट से 25,000 एग्जाम्पल। एक साल में 28,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है कोल इंडिया। ठीक है, ये देखो, तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो कोल इंडिया, ये देखो,
ये है टोटल 11 कंपनियां जो 25,000 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट बनाती है। ये देखो, सबसे ज्यादा जो नेट प्रॉफिट बनाती है ना वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एक साल में कितना बनाती है, 74,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी, आईसीआईसीआई, कोल इंडिया 28,000 पे। ठीक है, अब सरकारी कंपनियों का आप सीन देखो, 28,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है एक साल का कोल इंडिया। ठीक है, तो अगर अब मैं कोल इंडिया का आपको चार्ट बताऊं ना, तो इसने ना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। हालांकि देश की इतनी बड़ी कंपनी, इसका आरओसी देखो आप, आरओसी देखो, आरओई देखो, मतलब परफेक्ट बैलेंस शीट है। आरओसी देखो, आरओई देखो, है ना, बैलेंस शीट देखो इसकी, मतलब एकदम सही चीज है। ये देखो, बोरोइंग भी कुछ भी खास नहीं है, उसके फंड के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना। कैपेक्स भी हर साल करती है, सीडब्ल्यूआईपी में इतना है, खुद के एसेट देखो, फिक्स एसेट 13,000 करोड़ से बढ़ के 57,000 करोड़ हो गए। सब कुछ सही है, मतलब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, इनकी बैलेंस शीट ना पिक्चर परफेक्ट होती है, मतलब इससे बैलेंस शीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ना, सिर्फ ये फिगर देख लिया ना आपने, ये वाला डिविडेंड खत्म, स्टोरी ओवर। ठीक है, बस ये फिगर ये बताती है कि भाई इस कंपनी से दूर रहो। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, अगर जो कंपनी आप 28,000 करोड़ कमा रही है और 10% का डिविडेंड दे रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उस कंपनी को ग्रो करना ही नहीं है। एक कंपनी है 100 रुपए कमाती है, 100 रुपए कमा के, एक दुकान है 100 रुपए कमाती है और 100 100 रुपए का 100 बांट देती है, तो अगले साल भी 100 ही रुपए कमाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा कमाएगी इन्फ्लेशन के हिसाब से, बट 100 रुपए कमा के देती नहीं है डिविडेंड, उसी पैसे को इन्वेस्ट करके दूसरी दुकान कर दे तो अगले साल 200 कमाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनियों का मसला ये है, डिविडेंड यील्ड परफेक्ट है। सब कंपनियां, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, कोई भी उठा लो, सबकी बैलेंस शीट आपको ऐसी दिखेगी। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, आरओई बढ़िया है, आरओसी बढ़िया है। इनको पी कभी नहीं मिलता। ठीक है, इनको प्राइस टू अर्निंग कभी नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? प्राइस टू अर्निंग का क्या फॉर्मूला है, ऊपर प्राइस, नीचे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता रहता है, बट ऊपर की प्राइस नहीं बढ़ती इनकी। आज 400 रुपए का कोल इंडिया है, ठीक है, अगर मान लेते 400 ही रहता है, और नेट प्रॉफिट अगर नीचे से बढ़ रहा है, तो इनका पी कम ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल मैं आपको इसको बोलूं, तो भाई इसका पी कितना है कोल इंडिया का, कोल इंडिया का पी कितना है, देखो 10 10 का पी है। ठीक है, अब आपको ये रहेगा ना, मतलब सिर्फ अगर उसको डिविडेंड यील्ड ना दिखे, अगर डिविडेंड यील्ड ना दिखे और एक कंपनी पे छाप कोल्ड इंडिया हटा दो ना, मतलब इससे बेहतरीन बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। 28,000 का करोड़ का प्रॉफिट, हर साल नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, आरओसी इतना बढ़िया है, आरओई इतना बढ़िया है, इतना सस्ता स्टॉक है। बस एक फिगर, एक फिगर, ये एक गवर्नमेंट कंपनी छोड़ दो, सिर्फ एक फिगर और पूरी बैलेंस शीट खराब। क्यों? क्योंकि इतना डिविडेंड दे रहा है, मतलब भाई तेरे को बिजनेस करना ही नहीं है। अब क्यों दे रहा है डिविडेंड? सिंपल बात है, उसके इन्वेस्टर कौन है, प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन है भाई? प्रोमोटर में आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 63% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इनको चाहिए पैसा। तो कोल इंडिया को क्या बोलेंगे भाई, वो सब तेरे ग्रोथ व्रोथ ठीक है, जितना नेट प्रॉफिट तू कर रहा है ना, डिविडेंड की तरह बांट दे, क्योंकि पूरा डिविडेंड तो हमने खाना है। वो पैसे को लोग देश की तरक्की में यूज करेंगे, करना चाहिए, बाकी तो पता नहीं। समझे? तो इस तरीके से अगर आप पीएसयू स्टॉक देखेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, सस्ती रहेगी, इसलिए ऐसी कंपनियों में दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब कोई बोलेगा यार इतना अच्छा डिविडेंड मिल रहा है तो ले लेते हैं ना। देखो, वी डोंट इन्वेस्ट फॉर डिविडेंड, वी इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। अगर आपने डिविडेंड ही करना है तो फिर वो तो डिविडेंड ही सेम एज बैंक एफडी, है ना। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अब आपके सामने ना, अब वो बात अलग है, अब पिछले 1 2 सालों से गवर्नमेंट, अभी जहां पे मोदी साहब आते हैं, जाके पीएसयू की बात करते हैं और पीएसयू स्टॉक चलने लग जाते हैं, तो ये उनकी गेम है। मतलब उनके बोलने पे पीएसयू चल रहा है, और जब पीएसयू चलता है तो सबसे ज्यादा पैसा किसका बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि सबसे बड़ा होल्डर तो स्टेक तो वही है ना। तो अभी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, ये देखो, अब कोल इंडिया का चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये कोल इंडिया का चार्ट है। ठीक है, ये कोल इंडिया का चार्ट दिख रहा है ना, कोल इंडिया का चार्ट, है ना, कोल इंडिया का चार्ट आपको दिख रहा है। हाँ, व्हाट्सएप पे बताओ ना यार, मेरे को एक्चुअली स्क्रीन कैसे दिखेगा मुझे, कोल इंडिया, यस। ठीक है, अब ये कोल इंडिया का आप चार्ट देखो, किधर गया भाई ये कोल इंडिया, ये देखो, ये ना, ये कौन सा प्राइस है पता है, ये देखो, ये है 2011 का प्राइस, और ये प्राइस कौन सा है, ये है 2020। मतलब 11 सालों में सोचो कोल इंडिया ने क्या किया। ये कितना प्राइस है, 300 का, और ये कितना प्राइस है, ये प्राइस है 99 का। तो ये देखो, वो बात अलग है, फिर उसके बाद कोविड के बाद से कोल इंडिया की कहानी बदल गई, ये गवर्नमेंट, अब वही बात है, फ्री फ्लोट कम है, तो गवर्नमेंट मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। फ्री फ्लोट की कहानी कायोसिल का एग्जांपल लेके मैंने पिछले 1 2 लेक्चर में कहीं बताया था, तो वो सब चीजें रहती हैं। समझे? तो अब अगर ये मिल जावे ना, मतलब ये तो भाई बेस्ट है। क्यों? अब ये टाइम पे, ये देखो ना, ये टाइम पे इसका प्राइस कितना है, 200 के आसपास, बराबर 200 के आसपास है। अब यहाँ पे डिविडेंड डील कितना होगा, 10%। मतलब 10% डिविडेंड डील, और स्टॉक की भी परफॉर्मेंस, तो भैया सोने पे सुहागा है। ठीक है, लेकिन वही बात है, ये बुल मार्केट की चाल है, ये सस्टेन नहीं कर सकती। मतलब पीएसयू स्टॉक आर नॉट नोन फॉर दिस काइंड ऑफ रैलीज जो कि भी हो रहा है।
ठीक है, जब एक्सट्रीम अंडर वैल्यू हो जाती है ना, तो चीजें ऐसी चलती है। 10% का अगर आपको डिविडेंड डील दे रहा है और स्टॉक इतना सस्ता है, मतलब ऐसा हो गया कि 10% तो खाली स्टॉक लेने का है, एफडी में 6-7% मिल रहा है, तो वो टाइम पे स्टॉक में मूवमेंट आती है। तो कल को अगर आपको ऐसा कभी लगा कि सरकारी कंपनियां बहुत सस्ती भी है, जो कि अब होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब जो चाल आई है ना, अब इसके बाद जब करेक्ट होंगे होगा, मतलब 3-4 साल 5 साल बाद कभी हो सकता है ऐसा। तो अगर आपको ये जो पीएसयूज है उनकी डिविडेंड 8-10% के आसपास लग रही है ना, तो दीज आर द टाइम टू बाय देम। दीज आर नॉट द टाइम टू बाय देम, अभी नहीं बाय कर सकते, क्योंकि अब डिविडेंड रेट कम हो चुके, स्टॉक बहुत ऊपर चुके हैं, अब कब तक चलेंगे पता नहीं। क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह तो सब सही है, बट वही बात है, गवर्नमेंट कंपनीज है, तो कुछ भी डिसीजन कभी भी निकल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज को लेकर कुछ बात करनी थी, ये भी कर लिया अपन ने। कुछ और क्वेरी है तो बताओ। सभी चले हैं अभी, मतलब गवर्नमेंट किसी कंपनी का नाम मत बताओ, सभी स्टॉक डबल ट्रिपल हो गए हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम वही होती है ना, जो जो फंडामेंटल्स वगैरह देखते हैं और जो ज्यादा एनालिसिस करते हैं ना, वो कभी गवर्नमेंट कंपनी नहीं लेंगे। ठीक है, और बुल मार्केट में वही बात होती है कि कुछ भी हो जाता है, तो ये हो रहा है। अब अच्छे बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह किसी के पास नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, और सब भागे जा रही है, फ्री फ्लोट कम है, क्योंकि किसी बड़े प्लेयर के पास है ही नहीं, छोटा सा माल अवेलेबल है, उसी में भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, ऐसा है। ठीक है, तो एनी क्वेरी यू हैव? अभी देखो इसमें कैसा है, आप जैसे आपको समझना है कि कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ है। अब अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सीमेंट, मेटल, पाइप, ये जितने हैं ना, ये कितने कम परसेंटेज से ग्रो करते हैं? 15% के आसपास से। ठीक है, जैसे सीमेंट है, क्यों 15%? क्योंकि 6% के आसपास आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, 6% के आसपास आपकी इन्फ्लेशन है, कितनी होती है? 12%। ठीक है, 12% से तो इंडिया तरक्की कर रहा है। अभी जो बड़ी कंपनियां है वो 2-3% एक्स्ट्रा तरक्की करेगी, है ना, अल्ट्राटेक वगैरह, ये वो, तो 14-15%, मतलब ये जो सेक्टर्स है ना, 14-15% से ग्रो करते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हाँ, अब उसमें अगर आप छोटी कोई कंपनी पकड़ो, जैसे प्रकाश पाइप है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो उसके पास बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपांड कर सकता है। समझे बात को? तो चलो एग्जांपल से लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई भी कंपनी को एनालाइज करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ना पीपीएल की बात करते हैं, क्योंकि पीपीएल मेरे पास है, और मैं इतनी जल्दी पीपीएल को बेचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, एंड अगेन डिस्क्लोज डिस्क्लेमर कि यहाँ जो भी हम लोग स्टॉक के नाम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, कल कोई बाद में कभी वीडियो देखोगे कुछ भी ऊपर नीचे होगा, भाई कुछ भी नहीं है जरा। ठीक है, समझने के लिए अपन सिर्फ एग्जांपल का नाम ले रहे हैं, मेरे पास हो सकता है, नहीं भी हो सकता, रहेगा तो मैं कभी भी इसको बेच भी सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पीपीएल है, 1000 करोड़। सबसे पहला जैसे खुलेगा ना, कोई भी कंपनी आपके सामने खुलेगी ना, तो सीधा आपका फोकस जाने चाहिए मार्केट कैप पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1000 करोड़ की मार्केट कैप। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि एक दो कंपनियों को अपन एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्या आपने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी कंपनी दिखती है तो अपन चालू करेंगे पीपीएल से ही, वापस से एक बार प्रकाश भाई से चालू करते हैं। ठीक है, देखो 1000 करोड़ है। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्लियर है, आप क्या क्या देखना है ये आप समझो, चाहिए तो नोट करके भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके पीयर्स में जाता हूँ, ठीक है, तो पीयर्स में जाता हूँ तो मेरे को क्या पता चलता है कि जो बड़ा प्लेयर है उसका 50,000 का है। ठीक है, और इसका कितना है प्रकाश पाइप का? 1000 करोड़ का, मतलब हाँ ठीक है भाई, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पहले तो आपको एक सेक्टर पता चल जाता है मोटा मोटा, और मैंने पहले लेक्चर में आपको सेक्टर के लिए बताया था क्या करना है, अपने आप को यूएस से कंपेयर करना है पर कैपिटा, यूएस में कितना अपने इधर कितना है। तो ये जो अभी और नहीं भी करोगे तो समझ में आता है भाई, ये जो पाइप है, नल वल, जल अभी बहुत है इंडिया में, होना बाकी है, लोगों के पास पानी का है किधर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिखा? स्टॉक का पी दिखा 14 का। ठीक है, जैसे स्टॉक का पी दिखा 14 का, यहाँ पे रुकना नहीं है आपने। देखो मैं कहां से चालू कर रहा हूं, पहले मार्केट क्या बढ़िया है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हो तो, ट्रेडिंग के लिए तो भैया 1 लाख करोड़ के ऊपर की देखना मार्केट क्या है ना, क्योंकि वहां पे आपको चाहिए पैसा, पैसा सुकून से बने तो सही है। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात चल रहा है। ठीक है, 14 का पी है, जैसे ही 14 का पी, रुको मत, एक काम करो प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ। ठीक है, और चेक करो कि 14 का पी 14 की जगह 40 बन सकता था, आगे पीछे देखो क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये देखो 71, 74, 47, नेट प्रॉफिट ठीक है ना, मतलब मालूम पड़ा है 74 है, यहाँ पे 100 है, 200 है, कम हुआ क्या ज्यादा हुआ क्या चेक करना है, क्योंकि इसके हिसाब से चेंज होता है, आपको पता है ना। जैसे आज ही मैंने एक लॉरेस लैब का वीडियो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ये देखो लॉरेस लैब का मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो ये देखो, अब ये लॉरेस लैब आपके सामने अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, मेरे ख्याल से कल अपलोड हो जाएगा। ये देखो लॉरेस लैब का पी कितना है, लॉरेस लैब का पी है 113 का, बराबर। अब 113 का पी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, 193, 193 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, बराबर। अभी आप कैसे निकालोगे पी लॉरेस लैब में?
21,000 डिवाइडेड बाय 193, क्योंकि 193 नेट प्रॉफिट है, तो इसका पी कितना बनता है 113 का, बराबर। अब लास्ट ईयर क्या था, अगर मैं एक काम करता हूं, लॉरेस लैब का चार्ट, लॉरेस लैब, लॉरेस लैब का चार्ट दिख रहा है क्या आपको? लॉरेस लैब का चार्ट दिख रहा है आपको? लॉरेस लैब, नो, एक मिनट, ये देखो। अब लॉरेंस लैब का लास्ट टाइम पे कितना वैल्यू था अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये लॉरेंस लैब का लास्ट ईयर का, मतलब मार्च 2023 में क्या वैल्यू थी, मार्च 2023, ये देखो ये थी, करीब कितना था ये स्टॉक, 300 के आसपास था, ठीक है, 300 के आसपास था, बराबर। अब आप समझते हैं कि लॉरेंस लैब का पी तब कितना रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने स्क्रीनर आ गया, आज 113 का पी है, बराबर। अब ये 4,400 रुपए, बराबर। 400 है तो मार्केट कैप इतनी है इसकी, अगर ये 300 होता तो मार्केट कैप इतनी होती 15,000 करोड़ के आसपास। तो लास्ट ईयर 15,000 करोड़ के आसपास थी मार्केट कैप, मार्च 2023 में, अभी मैंने आपको बताया। एंड और वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कितना था, 793। मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय 793 करो जरा, 15,000 डिवाइडेड बाय 793 कितना होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 793, मेरे ख्याल से 20, मेरे ख्याल से 20, समझे। तो एक साल का खराब नेट प्रॉफिट आ गया, और जो 20 का पी था 113 का हो गया। मेरे को एक बात समझ में आ रही है, या अगर आप नहीं भी समझे, मोटा मोटा समझ लो। देखो, ये 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और आज के दिन में नेट प्रॉफिट कितना है, 193, 21,000 डिवाइडेड 193, 113 का पी, बराबर। लास्ट ईयर भी मान लेते हैं इसकी प्राइस यही थी, अब यही प्राइस थी तो यही मार्केट कैप था, अब यही मार्केट कैप था, और नेट प्रॉफिट कितना था इसका, 793, बराबर। तो क्या सीन है, 21,000 डिवाइडेड बाय 793, पी का कितना बनता है, 25 का पी बनता है। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से आपने बहकना नहीं है कि भाई 112 का पी एक्सपेंसिव छोड़ दें, नहीं। 112 का एक साल पहले सिर्फ 20-25 था, सिर्फ एक साल का नेट प्रॉफिट गया, और पी इतना महंगा हो गया। तो अब आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या आपका लॉरेंस लैब में, बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा लॉरेंस लैब में, बताता हूं मैं आपको। सब लोग बताओ भाई, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब लॉरेंस लैब को अगर अपने को एनालाइज करना है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन लॉरेंस लैब पे अपन यहाँ पे गए, ठीक है। और सबसे पहली चीज मेरे को लगी ये, और जैसे ये लगी दूसरा दिखा पी, अब पी दिखा तो मैं रुकूंगा नहीं, पी दिखते ही जनरली मैं यही करता हूँ, नेट प्रॉफिट में जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ, और मुझे समझ में आता है कि भाई लास्ट ईयर तक तो पी 20 का था, अब 112 का है, मतलब यहाँ पे कुछ तो झोल है, ठीक है, मतलब एक साल में कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आरओसी बढ़िया दिख रहा है, आरओई बढ़िया दिख रहा है, वही 20 के ऊपर है, 20-25 के ऊपर है तो बढ़िया है, 20 के ऊपर है तो भी ठीक है, ठीक है। 25 है तो आइडियली बहुत अच्छा है, 20 के ऊपर भी है तो अच्छा है, ठीक है। अब डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, 0.53। ये डेट टू इक्विटी रेशो किस हिसाब से बना होगा, ये उसकी इक्विटी है टोटल, ठीक है, और ये उसका डेट है, 2,000 करोड़ का डेट है, और इक्विटी 4,000 करोड़ की है, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास डेट टू इक्विटी है। लेकिन मार्केट कैप कितनी, 20,000 करोड़ के ऊपर, ये मतलब 10% का डेट है, तो ठीक है, ठीक है, डेट टू इक्विटी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। ये देखो, 1100 करोड़ की सेल्स, अगर आप ये छोड़ो, ठीक है, तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, 1100 करोड़ की सेल 6,000 करोड़ हो चुकी है, नेट प्रॉफिट 97 करोड़ से 800 करोड़ हो चुका है, मतलब अगर एक साल आप छोड़ो तो सब बढ़िया है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं नीचे जाके देखता हूं, तो ये देखो, 5 साल की सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बराबर, सब थम्स अप है, ठीक है। बैलेंस शीट में अपन जाओ, कर्जा, 500 करोड़ का कर्जा बढ़ के कितना हो चुका है, ये छोड़ो, ये साल का छोड़ो, 2,000 करोड़ का हुआ है, कर्जा बहुत बढ़ गया, 500 करोड़ से 2,000, लेकिन इसके फिक्स एसेट देखो, 500 करोड़ से बढ़ के 3,500 करोड़ हो गए, ठीक है। मतलब 500 करोड़ से कर्जा 2,000 जरूर हुआ है, कर्जा 4 गुना हुआ है, लेकिन फिक्स एसेट 7 गुना हो गए, बढ़िया है ना। मतलब जो कर्जा इन्होंने निकाला है, ये लोग फिक्स एसेट बढ़ाने में लगे हुए हैं, एंड आज भी 444 करोड़ के CWIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब बढ़िया है, ठीक है। अब मुद्दा क्या बचा, मतलब सब कुछ सही है देखा जाए तो। अब इन्वेस्टर एक बार देख लेते हैं, इन्वेस्टर प्रोमोटर ने ऑलमोस्ट सेमी होल्डिंग है उनकी 27% की, एफ आई 20% से 25% हो गए, एफ आई यहाँ पे आप देख सकते हो 20% है, यहाँ एफ आई आर इंक्रीजिंग, डीआईएस 3% से 11% हो गए, डीआईएस ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर स्टेक, पब्लिक हैज रिड्यूस फ्रॉम 48 टू 36, ये भी अच्छी बात है, पब्लिक का कम हुआ, मतलब सब कुछ पॉजिटिव है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ना सिर्फ एक ही है इस बैलेंस शीट में, और वो ये है कि 793 का 193 क्यों हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको भी समझने के लिए ना क्वार्टर में जाते हैं, आपको मैंने बताया कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर में जाते हैं, ठीक है। तो आप यहां तक देखो, यहां तक सब सही था, मार्च 2023 तक, इनफैक्ट प्रॉब्लम चालू हो गई थी साल के एंड में,
तो एक टाइम पे जो कंपनी 200 करोड़ का एक क्वार्टर में प्रॉफिट करती थी, ठीक है, वो यहाँ पे कितना हो गया, 23 करोड़ का, 35 करोड़ का। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो ये जो नेट प्रॉफिट एक टाइम पे 200 करोड़ पर क्वार्टर होता था, वो सिर्फ 27 करोड़ हो गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? तो अगर आपको लॉरेंस लैब में कुछ सोचना है ना, तो जाके सोचो कि वो कम क्यों हुआ। ठीक है, अब उसके लिए, अब कम होने का एक ऑब्वियस रीजन क्या है? रीजन ये है ना कि उनके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो गई, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। अब उसके अलावा जाके देखो, उसकी बैलेंस शीट पढ़ो, ठीक है, या कंपनी सुनो, कोई इंटरव्यू कंपनी का, कोई न्यूज चैनल पे आके लोग बोलते हैं ना क्यों क्यों कम हुआ प्रॉफिट। तो अगर आपको कुछ समझ में आता है, यू कैन गो इट। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अब ये, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन ना लॉरेंस लैब के टेक्निकल चार्ट से कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब लॉरेंस लैब का टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है, ये देखो, ये चार्ट है। ठीक है, अब ये चार्ट क्लियर क्या बोलता है? ऊपर में ये एक लेवल और नीचे में ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल कितना है, 450, और ये लेवल कितना है, 280। तो जब तक ये 450 के ऊपर ना निकल जाए या 280 के नीचे ना निकल जाए, अपन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीन क्या है? तो कल को अगर वहां से फाइनेंशियल इंप्रूव होने लगे ना, तो ये लॉरेंस लैब यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, ऊपर चले जाएगा। और अगर कल को फाइनेंशियल खराब होने लगे ना, तो लॉरेंस लैब यहाँ से ब्रेकडाउन कर देगा। ठीक है, तो दो चीजें, अब इस पे आपको डिसीजन अगर बनाना है, ठीक है, तो दो चीजें हैं। तो एक तो चीज क्या है कि आप इंप्रूव करो, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां से इंप्रूवमेंट दिखे, जो 23-24 करोड़ का प्रॉफिट है वो अगली बार 50 का दिखे, 100 का दिखे। ठीक है, और दूसरा है कि भाई आप चार्ट पे नजर रखो। अगर आपको दिखता है कि चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, अब तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो ये ब्रेकआउट दे देगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो ब्रेकडाउन दे देगा। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगले बार भी 20-30 करोड़ ही आया, तो इसी रेंज में बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन इंडिकेशन देगा? अगर नेट प्रॉफिट बढ़ने वाला भी है ना, तो भी रिजल्ट बाद में आएंगे, लेकिन जो जो कंपनी के, अब लॉरेंस लैब में जो बड़े हैंड्स है, कंपनी के मालिक है, प्रमोटर, वो तो ऑलरेडी मालूम है ना कि बढ़ने वाला है, तो वो तो पहले बाय कर लेंगे, है ना? तो जब वो पहले बाय करेंगे तो आपको चार्ट पे दिखने लगेगा। इसके लिए अपना फंड टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चार्ट पे दिखने लगा, जैसे आपको चार्ट पे दिखेगा, इसका मतलब वो भले अभी तक पोस्ट नहीं हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपने समझना है कि भाई अच्छा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए तो ऊपर जा रहा है। और अगर बाई चांस वो यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है, तो भले कितना भी अच्छा हो, मतलब एक टाइम पे ये देखो, जब भी कंपनी, एक टाइम पे ये जब कंपनी लॉरेंस लैब ये बनाती थी बैलेंस शीट, ये देखो, एक टाइम पे जब ये कंपनी रिजल्ट पोस्ट कर रही थी लास्ट ईयर में, ठीक है, तब उनकी कैपेसिटी कितनी थी, 3400 करोड़ की, बराबर। उसके पहले कितनी थी, 2600। आज कितनी, 3700। मतलब 3400 से 10% कैपेसिटी बढ़ी है इनकी। ठीक है, तो मतलब रिजल्ट तो और अच्छा आनी चाहिए। तो कल को मतलब आइडियली तो ऐसा ही बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कल को आपको दिखता है स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, मतलब चार्ट पे नीचे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? एक आम आदमी क्या सोचेगा जो फंडामेंटल फॉलो करता है, तो अरे क्यों जा रहा है नीचे यार, इसको क्यों जा रहा है नीचे, सब कुछ तो बढ़िया है। लेकिन जो ऑपरेटर्स है उनको ऑलरेडी मालूम है कि इसके रिजल्ट खराब आने वाले हैं, आपको और हमको नहीं पता, लेकिन उनको पता है, वो नीचे गिरा देंगे। और जब वो नीचे गिरा देंगे ना, तो समझ जाना कि खराब आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज किया जाता है। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब उसको और आप अंदर जाओ तो आपको रिजल्ट का वो उसका रीजन पता चल जाएगा, रीजन पता चल जाएगा तो और आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। बट अब मोटा मोटा मेरा काम ये नहीं कि आपको रीजन बताऊं, है ना? मैं तो एक ऊपर में एक ओवरव्यू आपको सेट करके दे सकता हूँ। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? राइट ऑन द चैट बॉक्स, एनी डाउट? अच्छा, बहुत सारे मैसेज तो आए, मेरा हो गया था एक्चुअली सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं, अपन नेक्स्ट कंपनी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अपन लॉरेंस लैब की अपनी स्टोरी निकाल दी, अब अपन पीपीएल पे जाते हैं, प्रकाश पाइप पे। ठीक है, ये देखो, 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 14 का है। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे आप जाके क्या देखो, नॉर्मल है ना ग्रोथ। ठीक है, अगर कुछ बड़ा कम या ज्यादा दिखता है जैसे लॉरेंस लैब, तब आपने सोचना है ये नॉर्मल है, 71 करोड़ था, अभी 74 करोड़ है, और अभी साल खत्म नहीं हुआ तो कुछ और बढ़ा लेगा। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आरओसी बढ़िया है, आरओई बढ़िया है, डेप्ट टू इक्विटी बढ़िया है। ठीक है, डिविडेंड भी सही है। ये मतलब ये फ्रंट एंड पे सब सही है। अब एक काम करते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं इन्वेस्टर पे। ये मार्केट कैप में 1000 करोड़ है, इन्वेस्टर पे एक बार चलो। इन्वेस्टर पे जाओ, प्रोमोटर के पास 44% है, एफ आई एस डी आई एस के पास ज्यादा नहीं है, पब्लिक के पास है। पब्लिक में अब एफ आई एस डी आई एस के ज्यादा नहीं है, तो एक एक्चुअली रेड फ्लैग है, क्योंकि एफ आई एस डी आई एस के होना चाहिए ना। देखो प्रोमोटर है वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही, खुद की कंपनी पे तो खुद का भरोसा रहता ही है। बट एफआईएस का मतलब गोरे और डीआईएस का मतलब म्यूचुअल फंड, तो उनके पास भी होना चाहिए, है ना? लेकिन उनके पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो पब्लिक में देखते हैं। पब्लिक में अगर आप देखोगे ना, तो अच्छे नामचीन इन्वेस्टर बहुत सारे हैं। एक डॉली खन्ना है, अंकुल अग्रवाल है, ये काफी सारे नामचीन इन्वेस्टर, नामचीन इन्वेस्टर करीब करीब 10% है। ये देखो,
तीन दूनी 6, 8, 10, 12, 12% के आसपास है। ठीक है, तो 12% है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि एफआईएस और डीआईएस खरीदेंगे कब? एफआईएस और डीआईएस ऐसा नहीं होता कि अपनी से 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर खरीदते हैं। उनको तो चाहिए भाई करोड़ों में। उनको चाहिए 100 करोड़, मेरे को 100 करोड़ का खरीदना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रकाश पाइप में आप जाके देखो, इसकी मार्केट कैप है 1000 करोड़ की। अब उसको 100 करोड़ कहां से मिलेगा उसको? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 100,000 करोड़ में से 450 करोड़ तो प्रमोटर के पास है। अब ये 12% इनके पास है। तो उतना फ्री फ्लोट अवेलेबल भी तो होना चाहिए ना कि जाके वो खरीदें। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड भी देखते हो ना, तो इस स्मॉल कैप फंड में भी ना आपको बहुत छोटी मार्केट कैप वाले कंपनी नहीं मिलेगा, क्योंकि एफआईएस और डीएस को उतना होल्डिंग मिलता ही नहीं है, और जब वो नहीं मिलता तो नहीं बाय करते हैं। ठीक है, प्लस अगर उनको मिल भी जाए ना तो भी इसलिए बाय नहीं करते ना, क्योंकि क्या होता है, एग्जिट बड़ी मुश्किल होती है। कल को अगर इसके पास 100-200 करोड़ की अगर किसी ने प्रकाश पाइप खरीद लिया, और अगर मार्केट गिरने लगी, एग्जाम्पल, ठीक है, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो अगर वो शेयर बेच ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि सामने खरीदने वाला ही नहीं रहेगा। क्योंकि सामने खरीदेगा कौन? अब अगर मान लेते हैं कि प्रकाश पाइप किसी को 100 करोड़ का बेचना है, किसको बेचेगा? ठीक है, ये प्रोमोटर है, ये बोलेंगे हमको तो खरीदना नहीं है। ठीक है, अब ये समझो, ये इसमें भी मान लेते हैं, इसमें 12-13% ये लोग बोले हमको भी नहीं खरीदना है, तो पब्लिक के पास है ही नहीं। अगर तो खरीदेगा कौन? और अगर वो बेचेंगे तो बहुत जोर से गिरेगा। तो इसके लिए ना स्मॉल कैप फंड भी लाना, तो लोग 1000 करोड़ वाली मार्केट कैप में इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो एफआईएस नहीं है, निगेटिव है, बट उसकी जगह पे अच्छे बड़े इन्वेस्टर है, पॉजिटिव है, हो गया, मतलब बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना सीन भाई? उसके बाद अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आप देखो कि सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़े बट परसेंटेज में बढ़ना चाहिए, ये भी 11-10-11 कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां अगर इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, 3 साल में सेल्स ग्रोथ इसकी कितनी है? 23 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है? 33% की। ठीक है, उसके पहले था नहीं, मतलब लिस्ट नहीं हुआ था, इसलिए नहीं पता इधर। तो 23% से ग्रो हो रहा है प्रॉफिट, 33% से ग्रो हो रहा है, बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, आप जो पियर्स में जाओगे, ये पियर्स वाला स्पेशली जो मैंने बताया था कि उसके, अब ये कैसे, ये सब कंपनी में कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे इसका कितना है? 50,000 करोड़ का है, और साल का नेट प्रॉफिट कितना है इसका? 50,000 करोड़ की कंपनी 865 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है। 1000 करोड़ की कंपनी कितना बने? 71 करोड़ का। तो 1000 करोड़ से ये 50 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसका 50 करोगे ना तो 3500 करोड़ होता है, और ये सिर्फ 875 करोड़ है। तो इस तरीके से कंपेयर करोगे। इसको ज्यादा मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो एक बार चेकआउट कर लो। तो अगर इस तरीके से आप सेक्टर में देखोगे तो आपको चीजें काफी अच्छे से पता चलेगी। ठीक है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो, और हमेशा ना पीयर से कंपेयर करना जरूरी है। ठीक है, तभी पता चलेगा ना आपने, अगर आप जो कंपेयर करोगे तो। ये देखो, इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जो बड़े प्लेयर हैं उसकी और प्रकाश पाइप की ज्यादा बेटर है। ठीक है, पीएनएल अपन ने अभी चेक कर लिया। बैलेंस शीट में आप जाओगे तो मोटा तौर आपको क्या देखना है? बोरोइंग इसकी बढ़ रही है, लेकिन कैपेसिटी भी बढ़ रही है। बोरोइंग इसकी 28 करोड़ की है, तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 70 करोड़ की हो चुकी है, और 4 करोड़ अभी भी कंस्ट्रक्शन में। छोटी कंपनी तो बहुत है, 4 करोड़ भी। तो बैलेंस शीट भी इसकी बढ़िया लगती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है भाई इनके पास? और क्या देखने के लिए? खत्म हो गया, मतलब ऑल गुड विद फंडामेंटल, दैट्स इट। हो गया, फंडामेंटल में इतना ही देखना था, ऑल गुड विद द फंडामेंटल्स। बुक वैल्यू इसकी कितनी? 132, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बुक वैल्यू ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज के दौर में जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, हो गया फंडामेंटल। अब उसमें अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिखता है, या बहुत कुछ अच्छा दिखता है, तब जाके आप एक बार अंदर डिटेल में जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चलो। एक कंपनी है ब्राइटकॉम, ठीक है, ये देखो, एक ब्राइटकॉम का स्टॉक है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अगर आप स्टॉक देखोगे ना, अलग ही कहानी है भाई। जो नए हैं, शायद उनको नहीं पता होगा, जो पुराने हैं ना उनको पता है। ठीक है, एक मिनट में आपको चार्ट बताता हूँ, इसकी स्टोरी अलग ही है भाई। ये अलग ही, अलग लीग का प्लेयर है ये ब्राइटकॉम। प्रमोटर होल्डिंग इज लेस देन पब्लिक, नॉट अगेंस्ट, नहीं, इतना इतना इशू नहीं है। देखो छोटी कंपनी है ना, इतना इशू नहीं है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है ना जो जिसमें 0% प्रमोटर होता है, तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअली लेवल पे आप मेरे को सिर्फ ऐसा थेरी पूछोगे, हाँ प्रॉब्लम है। बट बाकी सिनारियो को आपने कंपेयर किया, और भी बाकी इन्वेस्टर उसमें है, तो नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक ये अलग ही लेवल का प्लेयर है भाई, ये ब्राइटकॉम, ये देखो। ठीक है, ये देखो कितना पता है, 1 रुपए से बढ़ के 122 हो गया, और 122 से गिर के अब 18 पे है। 1 रुपए से बढ़ के 122, और 122 से 18, मतलब देखो कैसा बढ़ता भी ऐसा ही है, गिरता भी ऐसा ही है। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं, इसके फंडामेंटल में कुछ समझ में आती है क्या चीजें। अलग अलग ही प्लेयर है भाई ये। ठीक है, तो अगर ब्राइटकॉम में मैं जाऊं, ठीक है, मार्केट कैप कितनी है? 4,000 करोड़ की, ठीक है। स्टॉक का पी 2 का है, इतना सस्ता? क्यों इतना सस्ता भाई? नेट प्रॉफिट में चलते हैं।
नेट प्रॉफिट इसका मतलब एट वर्क तो अच्छा ही दिख रहा है। 51 करोड़ से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और देखो बढ़ते बढ़ते मतलब ऐसा बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि, समझे, कभी ऐसा जा रहा है कभी ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं, ग्रेजुअली सीधा बढ़ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, आरओसी भी बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस, बुक वैल्यू 34 की है, करंट प्राइस 18 की है, ये भी सही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। 1200 करोड़ की सेल थी, 7000 करोड़ की हो चुकी है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है, 30 के आसपास है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट में आप जाओ, तो बैलेंस शीट में जो बोरोइंग्स है वो 206 करोड़ से बोरोइंग जीरो हो चुकी है, बढ़िया है। फिक्स एसेट 307 से 975 हो चुकी है, ये भी बढ़िया है, ठीक है। CWIP भी अच्छा है, मतलब जितनी चीजें हमने सीखी सब बढ़िया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्रोमोटर देख लेते हैं, ठीक है। अब प्रोमोटर में क्या है भाई, 7% से 12-15%, ठीक है। एफ आई एस कितना, 10% एफ आई एस है, ये भी बढ़िया है। 10% एफ आई एस है, एक काम करते हैं, कौन है एफ आई एस, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है ना इसके पास। एक काम करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा उसने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एडवेक, एजिया, काफी सारे में किया हुआ है, कीरी इंडस्ट्रीज, ओरिएंट, फिनोलेक्स, ठीक है, ये भी सही है, सही दिख रहा है, एडवांस तो सही दिख रहा है। और कौन है भाई एफ आई एस में, एफ आई एस तो बहुत सारे हैं, डी आई एस नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है, ठीक है। कोई बड़ा इन्वेस्टर है क्या पब्लिक में, कोई बड़ा इन्वेस्टर है क्या, कोई बड़ा इन्वेस्टर है क्या, ये कौन है भाई, ये इसका मतलब है पहले इसके पास था, अभी ये ब्लैंक है, मतलब अभी इसने बेच दिया, ठीक है। ये क्वार्टर में उसने बेच दिया, अभी नहीं है इसके पास। ये जो लास्ट में आपको दिखा तो है अनिल कुमार है, और ये कौन है भाई, शंकर शर्मा। शंकर शर्मा के पास 1.14 है, ठीक है। शंकर शर्मा काफी नोन है, टीवी पे आता रहता है, तो भाई इसके पास भी है, ठीक है। मतलब इस पे देखे एज सच, मतलब मुझे फिलहाल कुछ खराब नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन सीन क्या है भाई, सीन क्या है, सीन है, ऊपर आपने देख लिया, पिक्चर आपने बना ली, लेकिन डिसीजन किस पे लोगे, चार्ट पे, ठीक है। अब चार्ट अगर 18 पे है, 100 का 18 पे है, तो भाई कोई तो बात है, तो हमको अवॉइड, खलास, डिसीजन वही बनेगा। क्योंकि ये जो हो रहा है, ठीक है, क्या पता, जब चार्ट में मैनिपुलेशन है तो यहाँ पे भी तो मैनिपुलेशन होगी, दिखा रहे होंगे प्रॉफिट। अब जाके आप सच में देखो ब्राइटकॉम करती क्या है क्या नहीं करती, है ना। तो यहाँ का नहीं, मेन अपने को चार्ट में चाहिए, क्योंकि वो जो मूवमेंट हो रही है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट, पैसा बनने से इंपॉर्टेंट है ना। शाबाशी थोड़ी ना पीटनी है, मैंने अच्छी कंपनी ढूंढ ली, ऐसी कंपनी ढूंढी जो नहीं चल रही थी, या जो बहुत अच्छी थी, मार्केट में सस्ते मिल रही थी। शाबाशी थोड़ी ना चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा नहीं दिख रहा ना चार्ट पे, गिरता हुआ दिख रहा है, अपने को नहीं चाहिए भाई, काम काम खत्म। फॉर्म भरना वैसे होता होगा और क्या, ये शंकर शर्मा वगैरह ने इन्होंने लिया। देखो भाई ऐसा है, पहली बात आप समझो, चार चार 4.5-5 हजार कंपनियां ट्रेड हो रही हैं, ठीक है। सब चीज, सबके फंडामेंटल आपको नहीं समझेंगे, जो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपने लेना कितने हैं, 10-15-20, जो आपने समझा उसको, वो मिला, चार्ट मिला, आपका काम हो गया। इसमें गड़बड़ दिख रही है आपको, इसमें गड़बड़ दिख रही है, किसी एक में गड़बड़ दिख रही है, इग्नोर, खत्म। दोनों जो जम गए, वो बात बन गई भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अभी देखते हैं, नेक्स्ट अभी आपका एक एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है के सॉल बोल के, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो, ये मतलब ऐसे में देख रहा हूँ, सरप्राइजिंग लगा मेरे को, ये देखो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा, ठीक है। ये देखो, एक कंपनी के सॉल, ठीक है। अ, तो इसमें देखो, P45 का, आरओसी देखो उसका 171, आरओई देखो 128, मतलब एक्सेलेंट है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टर देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, देखो कुछ टाइम पहले जीरो था, 2 करोड़ से प्रॉफिट 100 करोड़ हो गया, कंपनी ग्रोथ देखो 5 साल में, 2 करोड़ का 100 करोड़ हो गया सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट भी एक टाइम पे 1 करोड़ था, 32 करोड़ हो गया, मतलब 32 गुना बढ़ गया, ठीक है। एंड इन फैक्ट बैलेंस शीट भी आप देखो, ठीक है, बैलेंस शीट भी बढ़िया ही है, मतलब बैलेंस शीट में मतलब छोटी कंपनी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप, अब उसमें सीन क्या है कि इसके चीजें इतनी अच्छी है ना कि थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, 42% का मार्जिन है, 42% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आईटी कंपनी है, ठीक है। अब सीन क्या है, देखो ये कंपनी ग्रो क्यों कर रही है, अब मेरे को नहीं पता कि बैलेंस शीट में जोड़ है कि नहीं, इधर भी जोड़ होते हैं, चार्ट में भी जोड़ होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को इतना समझ में आता है कि छोटी कंपनी है, जिसकी सेल कितनी थी, 3 करोड़ 5 करोड़,
तो जब छोटी कंपनियां होती है ना तो ग्रो करना आसान होता है। तो हो सकता है इनको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए होंगे, ठीक है, और ये कोविड का टाइम था, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम वगैरह किया, और छोटा है ना, स्टाफ भी कम है, सब कुछ कम है, इसके लिए इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है कि भाई इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। 100 करोड़ से 200 करोड़ जाएगी कंपनियां तो क्या उसी लेवल के इनको ऑर्डर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। तो छोटी कंपनी है तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, बड़ी कंपनी है तो हो जाती है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। दिक्कत सिर्फ यहाँ पे है डीआईएस। आज जब इतना सब कुछ अच्छा है तो इस पे डीआईएस की होल्डिंग क्यों नहीं है, ठीक है। उसके एफआईएस है, एफआईएस कितना है 1.75%, और वो भी कौन है 1.75, वो भी पता नहीं कौन है, वो भी दिख नहीं रहा पूरा, ठीक है, और पूरे पब्लिक है, तो एफआईएस एंड डीआईएस मान लो है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो क्यों नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो एफआईएस एंड डीआईएस का स्टेक तो होना चाहिए था, खैर 1400 करोड़ की है तो कोई बड़ा इन्वेस्टर तो एटलीस्ट होना चाहिए था, वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, मतलब इसके फिगर्स ऐसे है ना कि एक तो पहले बहुत छोटा बेस है, अब जब बहुत छोटा बेस है ना तो चीजें बहुत फास्ट बदलती हैं, एक क्वार्टर का खराब रिजल्ट और शो का स्टॉक में मूवमेंट बहुत तगड़ी आ सकती है ऊपर नीचे की। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप चार्ट पे डिसीजन ले सकते हो, चार्ट पे देखो, अगर आपको कुछ पैटर्न वैटर्न समझ आता है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप चीजों को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी मैं लेता हूँ, अभी एक कोई फ्रेश कंपनी एनालाइज करेंगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग, एंड लेट्स टेक एक्शन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत चर्चा में चल रहा है। एस एस का काम है जो जेसीबी वगैरह रहता है ना, किरण जेसीबी वगैरह जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम होता है वो है, देखो। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन फर्स्ट में आपको क्या देखना है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप, ठीक है। ये मार्केट कैप ये नहीं बताता कि सेक्टर लीडर है, बहुत बार स्मॉल कैप कंपनियां भी सेक्टर लीडर होती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि सेक्टर लीडर का क्या मतलब है, मान लेते हैं कार में कार की बैटरी बनाने वाली कंपनी, ठीक है, बैटरी तो चलो बहुत ज्यादा है, अमर राजा एक साइड है, कार के अंदर कोई छोटा सा पार्ट है, मतलब बेरिंग वेरिंग है समझ लो, या कोई एक पार्ट है छोटा सा, अब उसकी समझो इंडिया में एक ही कंपनी है या दो ही कंपनी है, और जो सबसे बड़ी कंपनी है वो 1,000 करोड़ की एग्जाम्पल, तो वही सेक्टर लीडर हो गया। अब 1,000 करोड़ की कंपनी लार्ज कैप थोड़ी ना, बट सबको वही सप्लाई करती है, तो सेक्टर लीडर इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी है, समझे। अब 13,000 की कंपनी है, स्टॉक का पी 47 का है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाके देखो 277, द प्रॉफिट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, ठीक है, दैट इज गुड। 5 9 14 एंड बढ़ते बढ़ते 277 का हो गया, समझे। लास्ट ईयर 173 करोड़ का था, उसके बाद 105 करोड़ का था, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो अगर लास्ट ईयर की आप प्राइस पकड़ोगे, ठीक है, अभी जैसे अगर यहाँ पे अपन नीचे चलेंगे, ये देखो, तो ये प्राइस है, ठीक है। अगर मैं ये देखो, एक साल पहले इसका कितना प्राइस था शेयर, अरे बाप रे, एक साल पहले मतलब ये है फरवरी मार्च 2023 में, देखो मार्च 2023 में कितना कितना प्राइस था इसका 352, तो इसका पी कितना रहा होगा, 352 इसका प्राइस था, मतलब आज कितना, आज से 4 गुना कम। तो लास्ट ईयर मार्केट कैप 4 गुना कम रही होगी, मतलब 4,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप रही होगी, एंड प्रॉफिट कितना बनाती थी 173, तो मतलब 4,000, मतलब मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप था, है ना, डिवाइडेड बाय डिवाइड किधर गया भाई, डिवाइड किधर गया, हाँ डिवाइड, डिवाइडेड बाय कितना 173, इसका पी कितना था लास्ट टाइम, इसका पी था 23 का, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, स्टॉक 4 गुना बढ़ गया, आप समझो कैसे गेम होती है। अब देखो सुनो सुनो, अब ये स्टॉक कितना बढ़ गया, स्टॉक एक साल में 4 गुना हो गया, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, नेट प्रॉफिट आपका मान लेते हैं 173 का 270, प्रॉफिट डबल हो गया, प्रॉफिट डबल हो गया, लेकिन स्टॉक कितना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका इसको पी एक्सपांशन मिला, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पी भी बढ़ा, ठीक है, और ग्रोथ भी है। अरे स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट बोला था, शायद उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। मैंने क्या बोला था, सेल्स बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये तो मस्ट है, ठीक। एक क्राइटेरिया क्या है कि दो तरीके से ग्रोथ, एक पी बढ़ना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। कि देखो मल्टीबैगर कब मिलते हैं, ठीक है, अब पहले सेंटेंस हमने क्या बोला था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मल्टीबैगर आपको कब मिलते हैं उनमें, जब पी बढ़ेगा और उसमें ग्रोथ रहेगी, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जैसे वो है कौन सा हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसमें पी बढ़ने का चांस नहीं, क्योंकि 80 पे पहुंच चुका है, काम खत्म। अब वो कहां से लाएगा ग्रोथ, वे पॉइंट लिख के रखो आप। तो जितना ग्रोथ होगा ना, उसी से जो भी बनना है बनेगा। अब जैसे कोलगेट है, उसका पी नहीं बढ़ सकता, 50 60 का पी तो ऑलरेडी है। अब वो अब वो उसका स्टॉक कहां से बढ़ेगा, ग्रोथ से। अब उसमें ग्रोथ है क्या, अब ग्रोथ का भी डाउट है, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग तो ऑलरेडी कोलगेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल एबीबी, अब उसका पी बढ़ेगा क्या, डाउट है, क्योंकि 80 का पी तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, समझे। अब उसमें चांस क्या है ग्रोथ का, जब मैंने लिया था 1,700 रुपए पे एबीबी को, तब उसका पी कम रहा होगा, ठीक है, तभी भी उसका पी कम नहीं रहा था, तभी पी ज्यादा था, क्यों, तब नेट प्रॉफिट कम था, अब नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। बट जो भी है, अब 80 का पी है, अब पी एक्सपांशन वहां पे होने का अब डीमार्ट की स्टोरी यही तो है,
अब डीमार्ट में क्या सीन है, मतलब आप पॉइंट लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीबैगर आपको तभी मिलेगा ना जिसमें, देखो सेल्स बढ़े प्रॉफिट बढ़े, ये तो नॉर्मल बात होगी, ये सबकी बात है। अपनी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, पी बढ़ना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए तो ही मल्टीबैगर बनेगा। ठीक है, अब डीमार्ट है, अब डीमार्ट में सीन क्या है, ग्रोथ तो है। डीमार्ट की ग्रोथ तो भाई इतनी है कि क्या बताऊं, है ना। वो तो आप खुद खुद ही लगा सकते हो, देखो हर साल इसकी सेल बढ़ती है। ये देखो 2200 करोड़ की सेल थी यार, 48,000 करोड़ की हो चुकी है, देखो हर साल बढ़ती है, 24,000 से 48,000 हो चुकी है। एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है देखो हर साल। बट सीन क्या है, इसमें ना पीक एक्सपांशन का चांस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी पी 100 का है। समझे बात को। तो ये पॉइंट आप लिख के रखो। तो पी होना चाहिए और कंपनी की, ये देखो, तो स्टॉक बढ़िया है, 20-22% से इसकी सेल बढ़ रही है, 20-25% से इसका ये बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो स्टॉक सही है, क्योंकि 20-25% से स्टॉक ग्रो कर रहा है। बट 20-25% से अगर स्टॉक ग्रो करेगा ना, तो 20-25% का रिटर्न देगा, लेकिन कब देगा, जब उसका पी कम होगा। क्यों? क्यों? देखो, पी बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है, पी बढ़ रहा है इसका मतलब है पी ज्यादा है। ठीक है, पी ज्यादा है इसका क्या मतलब है, मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसका भले बढ़ रहा हो, पी अगर कम, पी जब बढ़ेगा, अगर यही स्टॉक का पी 40 का होता है एग्जांपल, ठीक है, अगर डिमांड का पी 40 का होता और कंपनी 25% से ग्रो करती ना, तब तो आप दाव लगा सकते थे। क्योंकि ग्रोथ दो तरीके से आती है, एक पी से आती है, ठीक है, और एक सेल्स और नेट प्रॉफिट, इसको आप एक तरफ रखो। सेल्स बढ़े नेट प्रॉफिट बढ़े एक कैटेगरी, पी बढ़े दूसरा कैटेगरी। पी अगर टॉप पड़ चुका है ना, सिर्फ सेल्स और नेट प्रॉफिट से आप मल्टीपैकर रिटर्न नहीं बना सकते। ये पॉइंट एक्चुअली मेरा पहला पॉइंट था जो स्टार्टिंग में बोलना चाह रहा था, शायद बोलते बोलते कुछ और बोल दिया, या जो बोला मेरे को पता नहीं, इसको करेक्ट करो जो भी मैं बोला। सेल्स तो बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए, मेन बढ़ना चाहिए पी। समझे। अब पी ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका जो न्यूमरेटर है, नेट प्रॉफिट तो उसका बढ़ रहा है। पी आज आज डीमार्ट का पी 100 क्यों है, क्योंकि जो मार्केट कैप है ना वो तो उसकी बढ़ रही है, प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे ऊपर न्यूमरेटर बढ़ रहा है। ये वैल्यू बड़ी कब होगी, जब न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ेगा डिनोमिनेटर कम बढ़ेगा, तभी तो पी ज्यादा रहेगा। अगर ये इतना है ये इतना है तभी तो पी ज्यादा है, ये इतना हो गया ये इतना हो गया पी कम है, बराबर। तो ये प्राइस बहुत हो चुकी है नेट प्रॉफिट कंपैरिजन में, इसलिए पी ज्यादा है। समझे। तो इसके लिए मतलब जो प्राइस है ना वो मार्केट में ऑलरेडी बहुत हो चुका है डीमार्ट का, इसी वजह से पिछले 2 साल में डीमार्ट का स्टॉक चला नहीं है, क्योंकि पी ऑलरेडी पहुंच चुका है। कल को अगर पी कम होता है इसका ना, तब ये स्टॉक का बेट करने लायक। बात समझ रहे हो। आज अभी मैंने आपको बताया कि डीमार्ट का जो नेट प्रॉफिट है, देखो आज आप डीमार्ट का नेट प्रॉफिट आप क्लियरली देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है। बट सीन ऐसा है कि भाई ये जो डीमार्ट है उसका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक, बहुत बार रिपीट किया हूं, पॉइंट आपके होना चाहिए, मल्टीबैगर स्टॉक आपको तभी मिलेगा ना जब उसका आपके पास पी एक्सपांशन का चांस हो प्लस ग्रोथ का चांस हो। ये देखो आज 2-2.5 साल से स्टॉक वहीं पे, 2.5 साल गए 40% गया, टॉप मारा था इसने 6,000 का, आज भी 3,500 के आसपास चल रहा है 2.5 साल से। ताकि नेट प्रॉफिट, और ये टाइम पे आप चेक करो नेट प्रॉफिट, जब टॉप मारा था अक्टूबर 2021 में, तब इसका नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, कम था, अक्टूबर 2021। ठीक है, ये देखो अक्टूबर 2021, मतलब इधर पकड़ लो मार्च अक्टूबर, इधर देखो इसका नेट प्रॉफिट कितना, 1,000 करोड़ था, आज कितना है, 2,400 करोड़। मतलब 2.5 गुना हो चुका है, लेकिन स्टॉक अभी भी आधा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पी का एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये बात क्यों निकली थी, ये बात निकली थी, ये बात निकली थी आपकी, एक मिनट, ये बात निकली थी आपकी एक्शन कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो अब एक्शन एक्शन कंस्ट्रक्शन का क्या सीन है, देखो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये देखो 13,000 था लास्ट ईयर, मैंने अभी बताया इसका प्राइस कितना था, सिर्फ 300, 4,000 करोड़। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, जो पी इसका लास्ट ईयर 24 का हुआ करता था, ठीक है, वो कितना हो गया 47 का। मार्केट कैप कितनी, 4 गुना बढ़ी, मतलब ये जो न्यूमरेटर 4,000 से 4 गुना बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट डबल बढ़ा। देखो ऊपर का 4 गुना बढ़ा, ये डबल बढ़ा, इसलिए पी डबल हो गया। अगर ये 4 गुना होता, नेट प्रॉफिट भी 4 गुना होता, पी सेम रहता। क्या बोल रहा हूं, अगर आपका ये 173 के 4 गुना होता, 17, अगर ये 600 करोड़ के आसपास होता ना, तो पी अभी भी सेम होता। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप भी उतनी बड़ी और पी और नेट प्रॉफिट भी उतना बड़ा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक जब लास्ट टाइम था, ठीक है, जब लास्ट टाइम ये जब स्टॉक आप देख रहे थे ना, तब इस स्टॉक में का पी 24 का था, और आप अगर यहां देखो ना, इसका नेट प्रॉफिट काफी अच्छे से बढ़ रहा था। ये देखो 52, 80, 105, मतलब हर 2-3 साल में डबल हो रहा था। सो वो टाइम पे व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी इज यू गोइंग टू गेट फ्रॉम द पी एक्सपांशन, पी डबल हो गया प्लस प्राइस भी बढ़ गया। सो दैट वाज द अपॉर्चुनिटी
2 years back, 1 year back, because at that time the PE was 24, so there was a growth opportunity. अगर वो टाइम पे PE 47 होता ना, स्टॉक 4 गुना नहीं होता, समझे? तो स्टॉक के बढ़ने का PE का चांस था एंड मार्केट का भी चांस था। अब क्या चांस है एक्शन कंस्ट्रक्शन में? अब ये 47 का PE हो चुका है, बराबर। अब 47 का PE उतना महंगा, उतना सस्ता नहीं है, ठीक है। 24 का PE, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप उसको ना उसके पीयर से भी नहीं कंपेयर कर सकते। देखो ग्रोथ बढ़िया है इसकी, 25% है, यहाँ पे 25% है, दोनों सही है, 25% है। आज 4 गुना होने के बाद भी ना स्टॉक सस्ता लगता है। क्यों सस्ता लगता है? क्योंकि अभी भी यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अब उसके पीयर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देने को उसके पीयर है, बट एक्चुअली पीयर नहीं है उसके, बिकॉज ये जो बिजनेस बनाता है वो जेसीबी वगैरह बनाता नहीं, ये अलग अलग चीजें बनाते हैं, इसलिए आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वही बात है, अब आप बोलोगे कि ये स्टॉक क्या यहाँ से 4 गुना होगा, यहाँ से 4 गुना होगा, इसका सिंपल मतलब है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसको कम से कम डबल होना पड़ेगा, 500 करोड़ का। अगर डबल होएगा, ठीक है, और मार्केट कैप डबल होगी तब तो ठीक है। अगर मार्केट कैप यहां से डबल होती है, कितना, 26,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी डबल हुआ, तब तो ये पी मेंटेन है। क्योंकि अगर ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, तो पी 47 है और स्टॉक भी डबल हो गया, बराबर। कल को ये डबल हुआ और ये सेम ही रहा तो पी गिर जाएगा। कल को ये 4 गुना हो जाता है, नेट प्रॉफिट कम बढ़ता है, तो इस तरीके से अब 47 है, तो ये यहाँ पे 50-60 तक जाने का चांस है। अब बुल मार्केट है ना। एक कंपनी जो 25% से ग्रो करे, आप बोलोगे आप सर एक कंपनी जो 25% से ग्रो कर रही है, क्या उसको 47 का पी जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है, बुल मार्केट है। प्लस ये स्टॉक सेक्टर लीडर है, क्रेन बनाने वाली दूसरी कंपनी नहीं, जेसीबी बनाने वाली। तो 50-60 तक अगर ये जाएगा ना, उसके बाद फिर पी एक्सपांशन खत्म, उसके बाद जितना ग्रो करेगा। पी एक्सपांशन का मतलब ये 47 ही रहेगा, मान लेते चलो, मान लेते ये ऐसा लेवल आ गया कि यहाँ से पी एक्सपांशन नहीं हो सकता, मतलब कितना रहेगा, 47, बराबर। अब बढ़ेगा कितना? ये 47 इधर का फिक्स है, जित उतना ही बढ़ेगा जितना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर मार्केट कैप है, नीचे नेट प्रॉफिट है। अगर इसको डबल होना है, 13,000 का 26,000 अगर मार्केट कैप हो गया ना, तो यहाँ नीचे भी उसको 500 करोड़ होना पड़ेगा। अब कल को नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़ जाता है, हमने सोचा नहीं आज 277 है, कल को नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ हो जाए, 4 गुना बढ़ गया, तब तो ये, अगर ये 4 गुना बढ़ा, आप समझो अगर नेट प्रॉफिट कल को 4 गुना बढ़ा ना, तो पी एक्सपांड भी होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मार्केट और पी बढ़ा देगी, फिर कल को स्टॉक यहां से भी 5-6 गुना हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कितने फास्ट इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता है एंड मार्केट कितना इसको पी देती है, ठीक है। अब कितना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा आगे चल के, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी के अंदर और जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्यों इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितना इसका मार्केट शेयर है, मैनेजमेंट की कमेंट सुननी पड़ेगी कि आज हम इतने जेसीबी बेचते थे, कल हम इतने बेचेंगे, या मैनेजमेंट गाइडेंस देती है अगले साल हम इतने परसेंट से ग्रोथ करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने बोला अगले साल 15% से ग्रो करेंगे, दिमाग लगाओ, नेट प्रॉफिट इतना है, अगले साल 15% से इतना बढ़ेगा नेट प्रॉफिट, इस तरीके से काम होगा। बोलो आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? मेरे को ना सब लोग बताओ, बहुत मेहनत होगी, मेरे को ऐसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है। सब लोग बताओ भाई, मेरे को इसमें ज्यादा मेहनत हो गई है भाई इस कॉन्सेप्ट में। सब लोग बताओ भाई, सब लोग को समझा, मुदस्सर, मानस, अमोल, वरुण, बाकी लोग भी भाई। क्या बात है यार, इतना उम्मीद नहीं थी मेरे को कि सबको समझेगा, मेरे को लगा कोई ना कोई तो डाउट करेगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टी पे अगर आपको वही मिलेगा जहां पे पी, जैसे अभी कौन है, जैसे अभी कौन है, प्रकाश पाइप। क्यों प्रकाश पाइप? क्योंकि प्रकाश पाइप का, आप समझो, प्रकाश पाइप का आज पी कितने का है, ये देखो। एक्शन कंस्ट्रक्शन पे अपन और आएंगे, पीपीएल, ये देखो। आज प्रकाश पाइप का पी कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 14 का। और अब देखो एक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या सीन था कि 47 का है, लेकिन अपने को ना अपर कैप नहीं मालूम कि एक्शन कंस्ट्रक्शन का पी कितना हो सकता है, 60 का होगा, 70 का होगा। अगर कल को नो वंडर आज अगर एबीबी इज कमांडिंग पी ऑफ 80, व्हाई कांट एक्शन कंस्ट्रक्शन कमांड पी ऑफ 80? मे बी इट कैन, बिकॉज एबीपी इज ऑल्सो इन सम मैन्युफैक्चरिंग, बॉयलर्स वगैरह बनाता है, इट इज ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है तो इसका काम बढ़ेगा। सो सपोज अगर पी डबल होता है, तो आप समझो कि इसमें और कितना पी एक्सपांड का डबल होने का चांस है, ठीक है। अब देखो सिंपल है, अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का नहीं बढ़ रहा, मेरे को अभी ना अगर समझ में आ गया ना, इसका जवाब दे दो, मतलब आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, मेरा संडे वसूल कर दोगे आप, ठीक है। माय पॉइंट इज, पी यहां से डबल हो जाता है, एक्शन कंस्ट्रक्शन का 84 हो जाता है पी, बराबर। नेट प्रॉफिट सेम रहता है, नेट प्रॉफिट अभी कितना किया था इसने, 277 करोड़, आगे भी अगले साल भी 277 करोड़ रहता है, ठीक है। तो स्टॉक कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, पी डबल हो गया, स्टॉक कितना हो जाएगा, बोलो। नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, नेट प्रॉफिट डिनोमिनेटर उतना ही रहा, पी डबल हो गया, स्टॉक कितना हो जाएगा?
टाइम्स। इमरान भाई 1 नंबर, सुरेश भाई डबल, 1 नंबर डबल, ऑल सेट, ऑल सेट भाई, ऑल सेट, ऑल सेट। इधर ना अपने पास सीए भी हैं, उनसे कभी अकेले में पूछना भाई, ये सब नॉलेज उनको मिला था क्या लाइफ में? उनकी पढ़ाई एक तरफ है, अपना एक नॉलेज एक तरफ भाई। वो तो बेचारा अफसोस ही कर रहा होगा, मतलब क्यों क्यों भाई मैंने क्यों सीए कर लिया यार, इससे अच्छा तो क्लास ही ज्वाइन कर लेता। और इतना होने के बाद भी सर का बोलना ऐसा है कि भाई ये सब अपनी जगह ठीक है, विल डिसाइड बेस्ड ऑन चार्ट। मतलब सब बर्बाद हो गया लाइफ में। तो सिंपल बात है, पी डबल नेट प्रॉफिट इतना हुआ तो हमारा ठीक है। तो अभी मैं कहा था आप प्रकाश पाइप, प्रकाश पाइप पे सीन क्या है? अभी एक्शन कंस्ट्रक्शन पे अपने पास ना अपर कैप नहीं है, लेकिन आप यहां से जो पीपीएल पे क्या सीन है, पीपीएल पे 14 का पी है, और उसके जो पापा हैं उनका पी कितना है? 47, 88, 30, 56। मतलब 14 14 से 3 गुना तो इसका पी ऐसा ही हो सकता है प्रकाश पाइप का। अगर देखो यही बात है, हो सकता है, होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। इन्होंने अपने आप को साबित किया है, ये हो चुके हैं सुप्रीम, ये होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। अगर 3 गुना इसका पीई बनता है तो मतलब नेट प्रॉफिट इसका सेम भी रहा तो स्टॉक में 3 गुना होने का पोटेंशियल है। अगर नेट प्रॉफिट इसका सेम भी रहा तो भी स्टॉक 3 गुना हो सकता है। और अगर नेट प्रॉफिट बढ़ा तब तो सोचो भाई क्या हो जाएगा गेम्स का। समझे? प्रकाश भाई पे वाई एम बुलिश। बुलिश का मतलब फिर भी मैं अपने पोर्टफोलियो का प्रकाश भाई एक स्टॉक 5% के ऊपर नहीं लेना, ये दिमाग में तो होना चाहिए अपने। अपने को कितने पी पे फोकस करना चाहिए? सेक्टर, मैंने कल एक उसका फॉर्मूला बताया था, जितना परसेंटेज से कंपनी ग्रो करे ना सेल्स एंड प्रॉफिट, उतना पी उस कंपनी को जस्टिफाइड है। मतलब 20% से प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रो हो रहा है तो 20 का पी जस्टिफाइड है। बट बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता। 20% से कंपनी ग्रो करेगी ना, 35-40 का पी मिलता है। डिपेंड करता है, 25-30 का पी सही है, वो भी डिपेंड करता है। मतलब अभी मैंने स्टार्ट पॉइंट बताया ना, स्टार्टिंग स्मॉल कैप में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर आपको वो ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है तो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और प्रकाश पाइप पे फटाफट जाते हैं। उसके बाद 3-4 कंपनियां अपने को और एनालाइज करके आज का सेशन खत्म करना है अपने को। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, 14 करोड़ का ये है, सेल्स बढ़ रही है, पीयर से देखा पी एक्सपेंशन होने का तो चांस है। ठीक है, उसके बाद अपन वापस यहाँ पे आ जाते हैं, आरओसी आरओई बढ़िया है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, इन्वेस्टर हम ऑलरेडी इसके कई बार देख चुके, अब तो रख चुके हो गए। ठीक है, उसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बढ़िया है। उसके बाद 3 साल का इसका नेट प्रॉफिट बढ़िया है, 3 साल का इसका सब कुछ का सेल्स भी बढ़िया है। बैलेंस शीट में चलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बढ़िया है, फिक्स एसेट भी 43 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ हो चुके हैं, ये भी बढ़िया है। ऑल गुड एंड डन, वी आर डन विद द फंडामेंटल्स। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी। और अपोलो माइक्रो कैप्स, अपोलो माइक्रो कैप सिस्टम। ठीक है, चलिए अपोलो माइक्रो कैप सिस्टम देखो, 3,000 करोड़ की कंपनी है, 127 का पी है, रेड फ्लैग आ गया है, 127 का पी है। आप 127 के पी के लिए पहले तो एक बार नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 26 करोड़, लास्ट टाइम तो 19 करोड़ था, 15 करोड़। मतलब नेट प्रॉफिट भले ही बड़ा है फिर भी पी ज्यादा है। मतलब ये पी सच में इसका ज्यादा है, अब क्यों ज्यादा है अब देखना पड़ेगा, क्या सच में इतनी अच्छी कंपनी है? कितने से ग्रो कर रही है ये देखो, 5 साल में सेल्स ग्रो हुआ है 6% से, और नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 15% से। तो इसका ये मतलब है कि भाई इतना फिर पी कमांड क्यों कर रही है? डाउटफुल है केस, अभी तक तो डाउटफुल लग रहा है। 127 का पी ऐसी कंपनी को जो 7-8% से और मोटा मोटा 10% से ग्रो कर रही है, डाउटफुल है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक इन्वेस्ट उसके बाद और क्या देखना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा कि कितने परसेंट से ग्रो हो रही है नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, मेंटेन्ड है, 22-23 का ही होता है एवरेज, ये भी मेंटेन्ड है। ठीक है, बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में चलेंगे तो बोरोइंग्स इसकी क्या है? बोरोइंग्स 11 करोड़ से बढ़ के 171 करोड़ हो गई है, लेकिन फिक्स एसेट भी इसके बड़े हुए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफी है, अच्छा है, सीडब्ल्यूआईपी भी इसका सही है। ठीक है, इन्वेस्टर पे चलते हैं। अभी तक क्या पता चला? अभी तक ये पता चला कि 127 का पी क्यों है, अभी तक समझा नहीं। क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल जरूर ग्रो हो रहे हैं, लेकिन 10-15% से ग्रो हो रहा है, तो इतना ज्यादा क्यों कमांड कर रही है अभी तक अपने को पता नहीं चला। ठीक है, इसके पीयर से एक बार देख लेते हैं। मेरे को पता नहीं अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या करता है, क्या इसके पीयर है कि नहीं है। अच्छा, ये सब आईटी वाले दिख रहे हैं। ठीक है, आईटी वाला है क्या अपोलो माइक्रो सिस्टम? क्या करता है अपोलो माइक्रो सिस्टम? अपोलो माइक्रो सिस्टम इज अ पायनियर डिजाइन डेवलपमेंट असेंबली टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सॉल्यूशंस, पता नहीं क्या करता है। छोड़ो, इन्वेस्टर में चलते हैं, कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा है क्या? इन्वेस्टर में प्रोमोटर 53, एक बड़ा रेड फ्लैग ये है कि इसके पास डीआईएस, डीआईएस वैसे टोटल मार्केट कैप कितनी है इसकी? टोटल मार्केट कैप कितनी है भाई इसकी? 34,000 करोड़।
ठीक है, तो ये मसला तो नहीं है कि डीआई चाहे तो ना ले पाए। 1000 करोड़ का होता तो समझ आते कि डीआई नहीं ले सकते क्योंकि उतना होल्डिंग मिलेगा नहीं, मतलब ले तो सकते हैं, क्यों नहीं लिया पता नहीं। ठीक है, डीआई क्यों नहीं ले रहे पता नहीं, 2% से स्टेक इन्होंने 0% किया है, दिस इज अ कंसर्न। ठीक है, और लास्ट टाइम किसके पास था ये देखो, कॉन्ट म्यूचुअल फंड, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड के पास था 3.14, जो कि उन्होंने अभी बेच दिया, अभी तो उनके पास भी नहीं है, और ना सुंदरम के पास है, तो ये कंसर्न है, पता नहीं क्यों नहीं है इनके पास। एफआईएस के पास है। ठीक है, एफआईएस के पास दो फंड है, एक नेक्सपेक्ट, एक मे बैंक, एक के पास 6% है, एक का 4% है। अगर ये फंड की आपको क्रेडिबिलिटी देखना तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, नेक्सपेक्ट कितना कर, ये जो है, ये कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन कौन से शेयर में यहाँ पे दिया, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, अपोलो माइक्रोसिस्टम, ओवरऑल ये स्टॉक अच्छे हैं, इसका मतलब ये फंड की क्रेडिबिलिटी है। मतलब अगर कोई रहता है ऐसा जिसने, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करते और वो जाके देखते और उसने सिर्फ एक दो कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये वाली में इन्वेस्ट किया, दूसरे में कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब झोल है। ठीक है, और ये मे बैंक का क्या सीन है भाई, ये मे बैंक ने किस मिस में इन्वेस्ट किया हुआ है, सीएसबी बैंक में किया है, धानी सर्विस में किया है, तो ठीक है, मतलब एफआईएस की होल्डिंग तो है, डीआईएस ने यहाँ पे होल्ड नहीं किया हुआ, ये अपने लिए एक प्रॉब्लम है। पब्लिक में कोई बड़ा इन्वेस्टर है क्या, आदित्य कुमार हलवसिया, इसकी अगर मैं क्लिक करके देखूं इसकी होल्डिंग क्या क्या भाई, इसकी होल्डिंग आप देखो तो अपोलो, क्यूपिड और है पैरामाउंट, पैरामाउंट। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कौन है, विशाल कारवा, विशाल कारवा का क्या सीन है भाई, सिर्फ अपोलो माइक्रो सिस्टम में, ये दिक्कत है, एक इन्वेस्टर सिर्फ अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्यों रख रहा है, मतलब ठीक है, इतना यहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आया। डीआईएस, तो भाई ये कंपनी पे फिलहाल दो रेड फ्लैग दिखे मेरे को, ठीक है, मोटे मोटे में। पहला रेड फ्लैग क्या है, पहला रेड फ्लैग ये है कि इसका पी बहुत ज्यादा है, 127 का पी इसको क्यों मिल रहा है पता नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट उस लेवल से तो ग्रो नहीं कर रहा है ना, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है बट उस लेवल से ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ एक जरूर चीज आप बोल सकते हो कि 19 करोड़ और 26 करोड़, 26 करोड़, ये 26 करोड़ पे 127 का पी है, तो 127 का पी क्यों है मेरे को नहीं पता, उस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, लग तो नहीं रहा। ठीक है, एंड डीआईएस की होल्डिंग नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसका पी ना रिसेंट में बढ़ा है, देखो ये जो पी है ना इसका, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक टाइम पे 10 20 25 30 का रहता था और सडनली इतना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर एक कंपनी है समझ लो जैसे एबीबी है, उसका पी हिस्टोरिकली हमेशा है, जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट का पी आप देखो 100 के आसपास ही रहता है, तो दैट इज फाइन, because the company is commanding premium, and why it is commanding premium, there are reasons obviously in the market, but a company which is not trading at the high p suddenly goes to that p, then it's I don't know। ठीक है, तो भाई सिंपल बात है, अब अपोलो माइक्रो सिस्टम में आपको क्या करना चाहिए, कुछ चीजें जो समझ नहीं आ रही इग्नोर खलास। ठीक है, अब आप इसमें कैसा है, लेकिन इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, कितना ज्यादा पी क्यों है और डीएस की स्टोरी क्यों नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपोलो माइक्रो सिस्टम के चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, और अगर चार्ट में अपने कुछ समझ में आता है, देखो अल्टीमेटली क्या पता है, आपका पैसा सेफ है, क्यों, अगर आप चार्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हो तो चार्ट पे आपको एक स्टॉप लॉस दिखता है, और अपने को क्या मालूम है कि अपने को एंट्री लेने के पहले आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉस पता है तो आप निकल भी सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंपनी ऐसी लग रही है जिसमें पूरा ही झोल है, तब तो सीधा सीधा इग्नोर, और अगर ऐसी कंपनियां लग रही है ना, तो विल मेंटेन अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि क्या है 127 का पी क्यों है, क्योंकि हमने थोड़ी ना दिया है। अगेन सी, 127 का पी क्यों आया होगा, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ गई, नेट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा, मार्केट कैप बढ़ी, मार्केट कैप क्यों बढ़ी, स्टॉक का प्राइस बढ़ा, स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ा, अब मैंने थोड़ी ना लेके गया, मुझे क्या पता क्यों बढ़ा, किसने लेके गया, ऑपरेटर ने लेके गया, बराबर। अब ऑपरेटर को कुछ ऐसा पता होगा जो हमको नहीं पता, शायद आने वाले रिजल्ट में दिख जाए, कंपनी कुछ अच्छा करे, अब नहीं ना पता, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप फंडामेंटल में पूरा नहीं समझ आया, हम चार्ट पे डिसीजन लेंगे, स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। ठीक है, अगर उसके नीचे आता हम टाटा बाय बाय, खत्म, तो इस तरीके से काम होगा। नेक्स्ट कंपनी, अब अपन जाते हैं, मैं वही कंपनी पहले कवर कर रहा हूँ जो ग्रुप पे अपने को पूछी गई थी, सिंफनी। ठीक है, पहले तो आपको मैं अगर सिंफनी का पहले तो, हाँ एक्चुअली ना बहुत एक बिग टाइम अंडर परफॉर्मर है सिंफनी। ठीक है, मैं आपको पहले तो सिंफनी का ना चार्ट बताता हूँ। ठीक है, ये है सिंफनी का चार्ट, ये देखो, ये कब लगा था, 2018 में सिंफनी ने 2000 का हाई मारा था 2018 में, तो मतलब देखो आप समझ रहे हो क्या सीन है सिंफनी का। सिंफनी का सीन ऐसा है कि 2018 में सिंफनी ने एक 2000 का हाई मारा था, आज 5 साल बाद भी सिंफनी, आज 5 साल बाद भी सिंफनी, आज 5 साल बाद भी सिंफनी आधे प्राइस पे है। ठीक है, मतलब चार्ट में कुछ सही नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं अपन ना, फंडामेंटल पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या सीन बन रहा है सिंफनी, देखो कैसे स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या, मार्केट क्या, ठीक है, 6000 करोड़ मार्केट कैप, ठीक है, स्टॉक का पी 53 का है, आरओई आरओसी उतने खास नहीं है। ठीक है, तो 53 का पी है, एक काम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना, 116 करोड़ का, लास्ट टाइम उतना ही था। ठीक है, 121 करोड़, मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक बढ़ रहा है, और सेल्स, सेल्स भी इसका बढ़ रहा है, ठीक बढ़ रहा है, मेरे को लगता है सेल्स और नेट प्रॉफिट इसका 8-10% से बढ़ रहा होगा। ये देखो कितना है,
सेल्स इसका बढ़ रहा है 8-10% से, नेट प्रॉफिट, ओ प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये देखो, सेल्स तो इसका फिर भी 8-10% से बढ़ा, द कंपनी इज नॉट एबल टू मेक मनी, व्हाई? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो सेल्स तो इसकी बढ़ी, सेल्स तो फिर भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, क्यों? इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स में से अगर आपने एक्सपेंसेस माइनस किया ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट नहीं बन रहा इनका, क्यों नहीं बन रहा? नेट प्रॉफिट दिख तो रहा है इधर, इंटरेस्ट इनकम भी कम है, बोरोइंग भी ऐसा कुछ खास नहीं है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये माइनस क्यों है? हाँ ऑब्वियस सी बात है, माइनस इसलिए है ना क्योंकि वो एक टाइम पे 166 करोड़ था ना, आज 116 करोड़ है, तो कम तो हुआ है ना, निगेटिव नहीं है वो, मतलब नेट प्रॉफिट निगेटिव ऐसा नहीं बता रहा, कम हो रहा है बता रहा है, 166 से आज 116 हो गया है, तो बस रीजन समझ में आ गया ना। कम अगर 10 साल से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है? सेल्स तो भले उसकी बढ़ रही है बट नेट प्रॉफिट उसका गिर रहा है, एक टाइम पे 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो आज गिर के 116 करोड़ हो चुका है, तो नेट प्रॉफिट इसका गिर रहा है, ठीक है, वो एक रीजन है, इसकी वजह से स्टॉक आज आपको इतने का पी दिख रहा है, ठीक है, इतना पी दिख रहा है, बाकी आरओसी आरओ ठीक है, कुछ खास नहीं है, तो बस समझ में आ गया, इसका नेट प्रॉफिट आपका गिर रहा है। अब नेट प्रॉफिट में अगर आपको जब इंप्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है, अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे और देखो, अब जैसे वैसे तो देखो, आज ऑब्वियस सी बात है, नेट प्रॉफिट इसका पिछले अभी देखो 2016 में इसका नेट प्रॉफिट था 118 करोड़, देखो 2015 में इसका नेट प्रॉफिट था 116 करोड़ का, और आज भी 116 करोड़ है, ठीक है, तो लेकिन 116 से बीच में एक बार 92 भी हुआ था, अब ये स्टोरी रिवर्स हो रही है यहाँ से क्वार्टरली, ये देखो 16, 24, 35, 41, अगर ये इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा ना, 50, 55, 65 इस तरीके से बढ़ता रहा ना, स्टॉक में मूवमेंट दिखने लग जाएगी, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को पता चल गया रीजन क्या है, कि स्टॉक का नेट प्रॉफिट गिर गया था, इसलिए स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, अब नाउ व्हाट विल डू, विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, अगर स्टॉक वहां से ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे सिचुएशन ठीक होगी तो स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो ब्रेकडाउन कर देगा। तो भाई देखना क्या है, सबसे पहले मार्केट कैप देखो, स्टॉक का पी देखो, पी कम ज्यादा क्या है उसके लिए आप एक बार नेट प्रॉफिट चेक कर लो, ठीक है, उसके बाद आरओई आरओसी देख लो, डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो, उसके बाद नीचे आप जाओगे, पीयर से कंपेयर कर लो एक बार, कौन कौन से सिंफनी के जो पीयर है, वर्लपूल वगैरह, उनका कितना जनरली पी करता है, 85, 65, ये 53 पे है, थोड़ा बहुत उसके पीयर से कंपेयर करो, उसके लिए प्रकाश पाइप का जो मैंने वीडियो मेरा यूट्यूब पे उसको एक बार आप चेक कर लो, वैसे मैंने कुछ बताया भी था। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मेन देखना है, सेल्स देखना है, नेट प्रॉफिट देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है आपको, बैलेंस शीट में आपको बोरोइंग्स देखना है, कर्जा बढ़ रहा है कि नहीं, फिक्स एसेट देखना है, सीडब्ल्यूआईपी देखना है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ये जरूर देखना है आपको कि कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, उसके बाद आपको इन्वेस्टर जाके देखना है कि एफ कितने, डी क्या है, प्रोमोटर्स क्या है, ठीक है, एंड दैट्स इट, सो इफ यू हैव क्वेरी यू आर मोस्ट वेलकम।